कुछ दिन शहर में बारिश ऐसी होती है मानो किसी ने चुपके से यादों से भरा एक कटोरा आसमान पर उंडेल दिया हो। बारिश गरीबों की टिन की छतों पर पड़ती, उसकी उदास टप-टप की आवाज फुटपाथ पर पानी की पतली लकीरें बना देती और लोगों के कंधों पर अनकहे गमों का बोझ डाल देती। ऐसी ही एक दोपहर में प्रिया अपनी पुरानी साइकिल पर घर के बने नाश्ते की आखिरी खेप देने निकली थी। उसकी जेब में कुछ ही सिक्के थे और दिल में बस यही दुआ थी कि आज रात घर पर उसकी बच्ची को फिर से बुखार ना आए। उसकी खटारा साइकिल एक बंद दरवाजे के छज्जे के सामने रुकी। पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक लंबा चौड़ा आदमी सिर झुकाए बैठा था। उस आदमी ने गहरे रंग की कमीज पहन रखी थी जो पूरी तरह भीग चुकी थी। एक हाथ से उसने लोहे के खंबे को ढीले ढाले पकड़ रखा था और दूसरा हाथ नीचे लटका हुआ था। उसके काले बाल उसके ऊंचे पीले पड़ चुके माथे पर चिपके हुए थे। प्रिया एक पल के लिए सहम गई और आगे बढ़ने की सोची। इस सुनसान गली में एक अजनबी आदमी, इससे दूर रहना ही बेहतर था। वो कुछ मीटर आगे निकल भी गई थी, लेकिन फिर जैसी किसी अनदेखी ताकत ने उसे खींच लिया। उसने जोर से ब्रेक लगाई और साइकिल की कर्कश आवाज बारिश में गूंज उठी। उसने मुड़कर देखा, उसका दिल नहीं माना। उसने साइकिल खड़ी की और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। भाई साहब, आप ठीक तो हैं? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी गहरी आंखें बंद थीं और सांसें भारी और गर्म थीं। प्रिया ने अपने हाथ का पिछला हिस्सा उसके माथे पर धीरे से छुआ। बहुत गर्म। वो चौंक कर अपना हाथ पीछे खींच लेती है। इस आदमी को बहुत तेज बुखार है। इसे ऐसे ही बारिश में यहां छोड़ दिया तो पता नहीं क्या होगा। उसने चारों ओर देखा। गली सुनसान थी। हर घर का दरवाजा कसकर बंद था। उसने दुविधा में अपने होंठ काट लिए। मदद करने से डर था कि कोई मुसीबत ना आ जाए, और मदद ना करने पर जमीर का चोट रहा था। कोई इतना बीमार है, मैं उसे कैसे छोड़कर जा सकती हूं? वो खुद से बड़बड़ाई और फैसला कर लिया। वो जल्दी से गली के आखिर में अपनी चौल की तरफ भागी और रामदास बाबा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। रामदास बाबा, मेरी मदद कीजिए। कौन है? रामदास बाबा की आवाज आई और फिर लकड़ी का पुराना दरवाजा खुला। बाबा, बाहर एक आदमी बहुत तेज बुखार में बारिश में बैठा है। क्या आप उसे मेरे कमरे में लाने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं अकेले उसे नहीं उठा सकती। रामदास बाबा ने प्रिया को देखा, फिर बारिश की ओर, और बिना ज्यादा सवाल किए सिर हिला दिया। रुक, मैं रेनकोट ले लूं। एक बूढ़े और एक जवान ने मिलकर उस लंबे चौड़े आदमी को प्रिया के छोटे से कमरे तक पहुंचाया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, स्ट्रॉबेरी प्रिंट वाले नाइट सूट में एक करीब 4 साल की बच्ची दौड़ती हुई बाहर आई। प्रिया मां आ गई। बच्ची ने अजनबी को देखा तो ठिठक गई। उसकी गोल गोल आंखें हैरानी से भर गईं और फिर वो दौड़कर प्रिया के पैरों से लिपट गई और डरकर उसके पीछे छिप गई। मेरी अच्छी परी, अंदर बिस्तर पर जाकर खेलो। मां को थोड़ा काम है। उन्होंने उस आदमी को कमरे के इकलौते फोल्डिंग बेड पर लिटा दिया। रामदास बाबा ने उस आदमी को एक बार देखा और फिर प्रिया की ओर मुड़े। कपड़ों से तो कोई आम आदमी नहीं लगता। खैर, तू पहले इसका बुखार उतारने की कोशिश कर। कुछ हो तो मुझे बुला लेना। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामदास बाबा। रामदास बाबा अपने कमरे में चले गए और प्रिया ने दरवाजा बंद कर लिया। उसने बिस्तर पर बेहोश पड़े आदमी को देखा। कमरा जो पहले से ही छोटा था, अब और भी घुटन भरा लग रहा था। उसने जल्दी से एक साफ तौलिया लिया, उसे गर्म पानी के कटोरे में डुबोया और ध्यान से उसका चेहरा और हाथ पोंछने लगी। परी कोने में एक छोटी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी उत्सुकता से देख रही थी। प्रिया मां, ये अंकल तो चावल के कुकर जितनी गर्म है। प्रिया को अपनी बेटी की बात सुनकर हंसी भी आई और चिंता भी हुई। उसने फिर से उसका माथा छुआ। अभी भी बहुत गर्म था। वो रसोई में गई, एक मुट्ठी चावल धोए और जल्दी से खिचड़ी का पतीला चढ़ा दिया। पतली खिचड़ी की हल्की हल्की खुशबू उस नम कमरे में फैल गई। पुराने पंखे की घरघराहट की आवाज आ रही थी, जो बिस्तर की ओर थोड़ी ठंडी हवा फेंकने की कोशिश कर रहा था। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई और बीच बीच में उसके लिए गर्म पट्टी बदलती रही। खिचड़ी पकने का इंतजार करते हुए उसने सोचा कि उसे उसके परिवार वालों से संपर्क करने का कोई तरीका खोजना होगा। उसने डरते डरते उसकी शर्ट और पैंट की जेबें टटोली। कोई फोन नहीं था,
शायद कहीं गिर गया था। आखिर में उसके भीगे हुए बटुए में उसे ज्यादा कैश नहीं मिला, बस कुछ कार्ड और एक विजिटिंग कार्ड था। विजिटिंग कार्ड प्लास्टिक कोटेड और सख्त था। पानी में भीगने के बावजूद अक्षर अभी भी साफ थे। पीली कमजोर रोशनी में प्रिया ने आंखें सिकोड़कर पढ़ा। एक एक अक्षर सामने आते ही वो सन्न रह गई। उसकी सांसें जैसे रुक गईं। अर्जुन खन्ना, आनंद ग्रुप की सीईओ। अगली सुबह अर्जुन की नींद एक बच्चे की चहकती आवाज और खिचड़ी की हल्की खुशबू से खुली। उसका सिर अभी भी भन्ना रहा था और शरीर थका हुआ था, लेकिन बुखार काफी हद तक उतर चुका था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अपने आसपास की जगह को समझने की कोशिश की। ये उसका बेडरूम नहीं था, ना ही कोई अस्पताल। ये एक छोटा तंग कमरा था। चूने की दीवारें पीली पड़ चुकी थीं। नमी के कारण कुछ पीले धब्बे थे। कमरे में सामान बहुत कम था। बस एक कपड़े की अलमारी, कोने में एक छोटी सी पढ़ने की मेज जिस पर कुछ कलरिंग बुक्स रखी थीं, और वो फोल्डिंग बेड जिस पर वो लेटा था। ठीक बगल में एक तंग रसोई का कोना था, जहां एक दुबली पतली लड़की कटोरे में खिचड़ी निकाल रही थी। उसने क्रीम रंग की एक पुरानी शर्ट पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल बड़े करीने से पीछे बंधे हुए थे। उसने पहचान लिया कि ये वही लड़की थी जिसने कल रात उसकी मदद की थी। परी ने उसे आंखें खोलते देखा तो चिल्ला उठी, अंकल उठ गए, प्रिया मां, सुंदर वाले अंकल उठ गए। प्रिया चौंक कर मुड़ी। उसे जगा हुआ देखकर वो थोड़ी असहज हो गई। उसने खिचड़ी का कटोरा छोटी मेज पर रखा, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए। अब आपकी तबीयत कैसी है? कुछ बेहतर लग रहा है? अर्जुन ने दीवार के सहारे उठने की कोशिश की। चक्कर आने से उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैं ठीक हूं, धन्यवाद। कल रात मैंने आपको बहुत परेशान किया। उसकी आवाज गहरी और थोड़ी खुरदरी थी, लेकिन फिर भी उसमें एक ऐसे व्यक्ति का शांत भाव था जिसे आदेश देने की आदत हो। उसने कमरे में एक बार फिर नजर दौड़ाई, ये याद करने की कोशिश करते हुए कि क्या हुआ था। उसे बस इतना याद था कि वो पीछा करने वालों से बच निकला था और फिर बारिश में थक कर गिर गया था। मेरा फोन कहाँ है? उसकी कलाई घड़ी भी भीग गई थी और सुइयां रुक चुकी थीं। वो अपने असिस्टेंट से संपर्क करना चाहता था, लेकिन एक सतर्कता की भावना जाग उठी। उसे यकीन नहीं था कि वो अभी सुरक्षित है या नहीं। इस समय सामने आने से उसके और इस लड़की दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। आप थोड़ी खिचड़ी खा लीजिए, ताकत आएगी। मेरे पास दवा तो नहीं है। मैं बस अदरक वाली सादी खिचड़ी ही बना सकती थी। उसने खिचड़ी का कटोरा उसे थमाया। उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी झिझक थी। अर्जुन ने कटोरा ले लिया। खिचड़ी की गर्माहट उसकी हथेलियों में एक अजीब सी गर्माहट का एहसास करा रही थी। कितना समय हो गया था उसे ऐसा सादा खाना खाए हुए। वो चुपचाप खाने लगा। प्रिया ने भी कुछ और नहीं कहा, बस रसोई का कोना साफ करने लगी। कमरे में थोड़ी अजीब सी खामोशी थी, लेकिन परी ऐसी नहीं थी। वो दौड़कर बिस्तर के पास आई, अपनी ठोड़ी पर दोनों हाथ टिकाए और बहुत ध्यान से प्रिया को देखने लगी और अपनी काली आंखों से उसे बिना पलक झपकाए देखने लगी। अंकल, आपका नाम क्या है? क्या आप कोई खोए हुए राजकुमार हैं? अर्जुन एक पल के लिए रुका। उसके ठंडे चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। उसने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया। अंकल राजकुमार नहीं है। अंकल का नाम अर्जुन है। बस बिजनेस करता हूं। बिजनेस क्या होता है? क्या वो वैसा ही है जैसी प्रिया मां नाश्ता बनाती है? हाँ, कुछ वैसा ही, अर्जुन ने टाल मटोल वाला जवाब दिया। खिचड़ी का कटोरा खत्म करने के बाद अर्जुन को काफी बेहतर महसूस हुआ। उसने प्रिया को देखा, जो अभी भी काम में लगी हुई थी। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? मुझे कॉल करना है। हाँ, जरूर। प्रिया ने अपना पुराना फोन उसे दे दिया। उसने एक जाना पहचाना नंबर डायल किया, लेकिन फिर रुक गया। वो अपने असिस्टेंट को यहां नहीं बुला सकता था। उसकी कार बहुत जानी पहचानी थी, जो ध्यान खींचेगी और इस लड़की के लिए परेशानी का सबब बनेगी। उसने फोन वापस कर दिया। अब जरूरत नहीं है, मुझे लगता है मैं खुद घर जा सकता हूं। हर चीज के लिए एक बार फिर धन्यवाद। वो खड़ा हो गया, भले ही अभी भी थोड़ा लड़खड़ा रहा था। प्रिया चुपचाप देखती रही। उसने ना तो उसे रोका और ना ही कुछ और पूछा।
वो समझती थी कि हर किसी की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। ठीक हो गए हैं तो जाइए, यहां जगह तंग है और ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि कोई एहसान जताता रहे और हमेशा के लिए शर्मिंदा होता रहे। उसकी सीधी बात सुनकर अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सिर हिलाया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, परी अचानक दौड़कर आई। उसके हाथ में कुछ था। उसने बिस्तर के कोने से, जहां वो अभी लेटा था, एक भूरे रंग का कागज का लिफाफा निकाला जो गीला और सिकुड़ा हुआ था। उसने मासूमियत से उसे अर्जुन के सामने कर दिया। अंकल, ये आपका गिरा था क्या? अर्जुन ठिठक गया। उस बच्ची के हाथ में कागज का लिफाफा देखकर उसका पूरा शरीर जैसे जम गया। ये वही चीज थी जिसे पाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। ये एक महत्वपूर्ण सबूत था जो कॉरपोरेशन में सत्ता की लड़ाई का पासा पलट सकता था। उसे लगा था कि ये कल रात बारिश में कहीं खो गया है। उसने कांपते हाथों से उसे जल्दी से ले लिया। उसने चुपके से सील की जांच की। शुक्र है, ये अभी भी वैसी ही थी, भले ही भारी कागज नम और मुड़ा तोड़ा था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तुरंत ही एक शक भरी नजर प्रिया पर डाली। क्या उसने ये देखा था? क्या उसने इसे खोलकर देखा था? जैसे उसकी आंखों की चिंता को पढ़कर प्रिया ने शांति से कहा, जब मैं चादर बदल रही थी तो मैंने इसे गिरा हुआ देखा। ये आपकी निजी चीज है, मुझे इसे खोलने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी बातों में जरा भी जिज्ञासा नहीं थी, बस एक सादा सा सम्मान था। इससे अर्जुन को अपनी ही शक की सोच पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी दुनिया में, जहां हर रिश्ता हिसाब किताब और सावधानी पर बना था, बिना किसी स्वार्थ की अच्छाई और बिना शर्त सम्मान एक बहुत महंगी चीज थी। धन्यवाद, अर्जुन ने और भी सच्ची आवाज में कहा। उसने सावधानी से लिफाफा अपनी अंदर की जेब में रख लिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा कीमती कोई चीज वापस पा ली हो। वो जानता था कि वो अब और यहां नहीं रुक सकता। मुझे अब चलना होगा, प्रिया ने बस कहा और उसके लिए दरवाजा खोल दिया। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन अभी भी मौसम उदास था। छोटी सी गली में सुबह की हवा नम और ताजा थी। चौल के कुछ लोग अपनी साइकिलें लेकर काम पर जाने लगे थे। उन्होंने प्रिया और परी के कमरे से बाहर निकलते उस अजनबी, लंबे, संभ्रांत आदमी को उत्सुकता भरी नजरों से देखा। अर्जुन कुछ कदम चला और फिर रुका। उसने मुड़कर उसे देखा। मैं वापस आऊंगा। उसने ये नहीं कहा कि धन्यवाद देने के लिए या किसी और काम के लिए, बस एक सीधा सा दावा था। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप दरवाजे पर खड़ी उसे गली के मोड़ पर ओझल होते देखती रही। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एक लंबी सांस ली। आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। एक अजनबी, एक बारिश की रात, थोड़ी सी अच्छाई, बस इतना ही काफी था। वो उस आदमी की जटिल दुनिया से और कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। इस बीच अर्जुन पैदल चलकर मुख्य सड़क पर पहुंचा। उसने सड़क किनारे एक चाय की दुकान ढूंढी, दुकान के मालिक से फोन उधार लिया और अपने सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट को फोन किया। तुम मुझे इस पते पर लेने आओ। याद रखना, कोई साधारण कार लेकर आना, कंपनी की कार मत लाना और अकेले आना। लगभग आधे घंटे बाद एक साधारण काले रंग की सिडान कार सड़क किनारे आकर रुकी। असिस्टेंट जल्दी से कार से उतरा। अपने बॉस की थकी हुई और अस्त व्यस्त हालत देखकर वो चिंतित हो गया। सर, आप ठीक तो हैं? कल रात मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाया, सब लोग बहुत चिंतित थे। मैं ठीक हूं, कार में बैठो, अर्जुन ने संक्षिप्त आदेश दिया। कार भीड़ में शामिल हो गई, लेकिन ड्राइवर को घर या कंपनी जाने के लिए कहने के बजाय अर्जुन खिड़की से बाहर उस छोटी सी गली की ओर देखने लगा जहां से वो अभी आया था। वो काफी देर तक चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। अर्जुन के चचेरे भाई करण की शानदार कार गलती से उसी सड़क से गुजरी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसने अर्जुन के असिस्टेंट की कार को एक काफी छिपी हुई जगह पर खड़ा देखा। फिर उसने अपने भाई की जानी पहचानी परछाई को एक पेड़ के पीछे छिपकर उस जर्जर चौल की ओर देखते हुए देखा। करण के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई, तो उसके बड़े भाई के भी कुछ दिलचस्प राज थे। अर्जुन को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो नजर में आ चुका है। वो अभी भी कार की खिड़की से उस गली को देख रहा था। उसने प्रिया को परी को कमरे से बाहर लाते देखा। बच्ची ने एक प्यारी सी सूरत बनाई।
सुंदर छोटी फूलों वाली फ्रॉक पहनी थी और आगे आगे दौड़ रही थी। उसने देखा कि प्रिया नीचे झुकी और अपनी बेटी के जूते के फीते बांध रही है। उसकी आंखों में कोमलता और धैर्य था, एक अजीब सा शांत दृश्य। वो साफ तौर पर इस समय सामने नहीं आना चाहता था, वो उनके लिए और मुसीबत नहीं लाना चाहता था, लेकिन उसके पैर वहां से हटने को तैयार नहीं थे। प्रिया की जिंदगी जल्दी ही अपनी सामान्य पटरी पर लौट आई। सुबह वो परी को स्कूल छोड़ती, फिर बेकरी में काम करने जाती और शाम को बेटी को लाने और खाना बनाने में व्यस्त हो जाती। बारिश की रात में उस अजनबी आदमी की कहानी जैसे हवा का एक झोंका थी जो आकर चला गया। उसने जानबूझकर उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। उस दिन दोपहर में जब प्रिया बेकरी में सफाई कर रही थी, एक शानदार चमचमाती काली कार ठीक दरवाजे के सामने आकर रुकी। काले चश्मे पहने एक सूट बूट वाला आदमी नीचे उतरा। वो अर्जुन का असिस्टेंट था। वो बेकरी के अंदर आया और विनम्रता से पूछा, माफ कीजिए, क्या मैं जान सकता हूं कि प्रिया जी कौन है? प्रिया जो मेज साफ कर रही थी, उसने हैरानी से सिर उठाया। मैं हूं, आपको मुझसे क्या काम है? असिस्टेंट ने सिर हिलाया और उसे एक मोटा लिफाफा दिया। मैडम, ये मेरे बॉस की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। श्री अर्जुन खन्ना ने ये आपके लिए भेजा है। कल रात उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद। मेरे बॉस को अचानक किसी जरूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए वो खुद नहीं आ सके। कृपया इसे स्वीकार करें। प्रिया ने असिस्टेंट के हाथ में लिफाफे को देखा। उसे खोलने की जरूरत नहीं थी। वो अंदाजा लगा सकती थी कि अंदर क्या है। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसके मन में स्वाभिमान की एक मजबूत भावना जाग उठी। उसे पैसे से नफरत नहीं थी, उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी अच्छाई को इस तरह एक सौदे में बदल दिया जाए। इसे वापस ले जाइए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। असिस्टेंट थोड़ा हैरान हुआ। मैडम, ये मेरे बॉस की तरफ से है। मैंने कहा ना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। प्रिया की आवाज दृढ़ और थोड़ी ठंडी थी। मैंने उनकी मदद इसलिए की क्योंकि वो बीमार थे। इसके बदले में कुछ पाने के लिए नहीं। आप अपने बॉस से यही कह दीजिएगा। वो मुड़ी और अपना काम करने लगी। उसने दोबारा मुड़कर नहीं देखा। असिस्टेंट कुछ देर तक उलझन में खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिरकार वो लिफाफा लेकर वापस कार में चला गया और अर्जुन को फोन पर रिपोर्ट दी। दूसरी तरफ अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा था। असिस्टेंट की बात सुनकर वो चुप रहा। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने धीरे से अपनी कनपटी मलाई। उसे हर चीज को पैसे से सुलझाने की आदत थी। उसे ऐसे लोगों की आदत थी जो किसी न किसी मकसद से उसके आसपास रहते थे। प्रिया की प्रतिक्रिया ने उसे एहसास दिलाया कि वो गलत था। उसने अनजाने में उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। उस शाम प्रिया परी को लेकर चौल लौटी। गली के मुहाने पर पहुंचते ही उसने चौल की सबसे बातूनी पड़ोसन कमला मौसी को कुछ और औरतों के साथ गपशप करते देखा। मां बेटी को देखते ही कमला मौसी चहक उठी। अरे प्रिया, आ गई तू? सच सच बता, वो जो सुबह शानदार कार में लेने आया था, वो तुम्हारा क्या लगता है? वो कौन था? किसी बड़े आदमी ने पसंद कर लिया है क्या? अब तो तेरी किस्मत बदलने वाली है। प्रिया ने बस थके हुए अंदाज में सिर हिलाया। कमला मौसी, गलत सलत मत बोलिए, वो बस एक पुराने जानने वाले थे। अरे पुराने जानने वाले जो करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं। चल चल, छिपा मत। किस्मत अच्छी हो तो उसका फायदा उठाना चाहिए। प्रिया बहस नहीं करना चाहती थी। वो परी को लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी बात से पूरी चौल में इतनी हलचल मच जाएगी। लोगों की बातें सच में डरावनी होती हैं। उस रात जब वो खाना बना रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और सन्न रह गई। अर्जुन था। इस बार उसने सूट नहीं पहना था, बस एक सादी सफेद शर्ट और पैंट में था। वो कहीं ज्यादा सहज लग रहा था। उसके हाथ में पैसे का लिफाफा नहीं था, बस एक खिलौनों का थैला और एक छोटी सी फलों की टोकरी थी। परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। प्रिया अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में थोड़ी सावधानी थी। आप यहां क्या करने आए हैं? मैंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूं। अर्जुन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज में सच्चाई थी।
मैं आज दोपहर के अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफी मांगने और तुम्हारा ठीक से शुक्रिया अदा करने आया हूं। वो परी के बराबर झुक गया और खिलौनों का थैला आगे बढ़ाया। देखो परी, अंकल तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं। उस रात अंकल से न डरने के लिए धन्यवाद। परी की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने फिर भी अपनी मां की ओर देखा। जब प्रिया ने कोई आपत्ति नहीं जताई तो बच्ची ने झिझकते हुए उसे ले लिया। धन्यवाद अंकल। अर्जुन खड़ा हुआ और फलों की टोकरी प्रिया को दी। ये रामदास बाबा के लिए एक छोटा सा तोहफा है। उनकी मदद के लिए धन्यवाद। क्या तुम ये उन्हें दे दोगी? इस बार उसके व्यवहार ने प्रिया को इनकार करने का कोई मौका नहीं दिया। उसने पैसे का जिक्र नहीं किया। उसने उस बच्चे और उस बुजुर्ग का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसकी मदद की थी। साफ था कि उसने बहुत सोच समझकर ये किया था। उसके मन की नाराजगी कुछ कम हो गई, लेकिन उसने अभी भी दूरी बनाए रखी। आप अंदर आकर बैठिए, मैं ये बाबा को देकर आती हूं। कमला मौसी अपने घर से झांक रही थी। शानदार कार को फिर से आते और उस सुंदर आदमी को प्रिया के कमरे में जाते देखकर उन्होंने मुंह बनाया। उनकी आंखें चमक उठी। देखा, मैंने कहा था ना, ये कहानी अभी लंबी चलेगी। अर्जुन कमरे में एक छोटी सी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा। तंग जगह उस जैसे लंबे चौड़े आदमी के लिए थोड़ी अजीब थी। परी फर्श पर बैठी खुशी खुशी नए खिलौने का डिब्बा खोल रही थी। बच्ची की खिलखिलाहट ने अजीब माहौल को कुछ हल्का कर दिया। रामदास बाबा के घर फलों की टोकरी देने के बाद प्रिया लौटी। उसने उसे एक गिलास सादा पानी दिया। पानी पीजिए। धन्यवाद। उसने गिलास लेते हुए अनजाने में उसके हाथों पर नजर डाली। छोटे गोरे हाथ, लेकिन ज्यादा काम करने की वजह से कुछ छोटे छोटे निशान थे। वो चुप रहा, समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या कहे। उनकी दुनियाएं बहुत अलग थीं। व्यापार, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की बातें यहां बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थीं। प्रिया भी असहज महसूस कर रही थी। उसे अपने कमरे में एक अजनबी आदमी के साथ बैठने की आदत नहीं थी। अगर और कोई काम नहीं है तो। प्रिया, अर्जुन ने उसकी बात काटी। उसकी आवाज गहरी हो गई। क्या मैं तुम्हारे बारे में और जान सकता हूं? उसके सवाल ने उसे हैरान कर दिया। मेरे बारे में? मेरे बारे में कहने को कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी बस इतनी ही है। सुबह काम पर जाना, शाम को बेटी के साथ घर लौटना। परी तुम्हारी बेटी है? उसने थोड़ी झिझक के साथ पूछा। प्रिया एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में एक उदासी की झलक थी। नहीं, परी मेरी मुंहबोली बहन की बेटी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने संक्षेप जवाब दिया। और ज्यादा बताने की इच्छा नहीं थी। अर्जुन समझ गया। उसने और नहीं पूछा। उसे बस अपने सामने खड़ी इस छोटी सी लड़की के लिए एक सम्मान का भाव महसूस हुआ। उसमें सिर्फ अच्छाई ही नहीं, बल्कि हिम्मत और जिम्मेदारी भी थी। वो थोड़ी देर और बैठा और फिर जाने की इजाजत मांगी। जाने से पहले उसने उसे देखा। अगर तुम्हें कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूं। धन्यवाद। उसने अभी भी दृढ़ता से इनकार कर दिया। अर्जुन ने कुछ और नहीं कहा। उसने सिर हिलाया और चला गया। कुछ दिनों बाद प्रिया की जिंदगी वैसी ही चलती रही, लेकिन चौल में गपशप कम नहीं हुई। कमला मौसी ने अपनी नमक मिर्च लगाने की कला से एक पुरानी जानने वाली की कहानी को एक रोमांचक प्रेम कहानी में बदल दिया। उस प्रिया की किस्मत तो देखो, सीधे सीईओ ने पसंद कर लिया। कार लेने आती है, घर पर तोहफे आते हैं, लगता है जल्द ही इस झोपड़पट्टी से निकल जाएगी। ये बातें प्रिया के कानों तक पहुंची। वो बस चुपचाप उन्हें नजरअंदाज कर देती, लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक सुबह जब वो ब्रेक के समय फोन देख रही थी, बेकरी में उसकी सहकर्मी ने उसे कोहनी मारी। प्रिया, ये देख, ये तेरी चौल है क्या? प्रिया ने स्क्रीन पर देखा। ये एक बिजनेस गॉसिप पेज पर एक पोस्ट थी। शीर्षक अस्पष्ट था। आनंद ग्रुप के वारिस और मजदूर बस्ती का राज। लेख में किसी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन अर्जुन की शानदार कार की तस्वीर पोस्ट की गई थी, जो उसकी गली के मुहाने पर खड़ी थी। साथ में एक रहस्यमयी प्रेमिका और सिंड्रेला राजकुमार की आधुनिक प्रेम कहानी के बारे में बहुत कुछ लिखा था। प्रिया का दिल जोर से धड़का। वो घबरा गई और डर गई कि उसकी निजी जिंदगी को इस तरह सोशल मीडिया पर क्यों घसीटा जा रहा है। उसी समय आनंद ग्रुप के मुख्यालय में अर्जुन भी अपने कंप्यूटर पर वही लेख देख रहा था। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था।
वो जानता था कि ये कोई संयोग नहीं है, कोई जानबूझकर उसे निशाना बना रहा था। और इससे भी बुरा, वे प्रिया को भी इसमें घसीट रहे थे। पता लगाओ ये अकाउंट किसका है, इस पोस्ट को तुरंत हटवाओ, उसने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लीक जंगल की आग की तरह फैल चुका था। भद्दे कमेंट्स आने लगे थे। जैसे ही अर्जुन ने सोचा कि बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित रहेगी, एक और तस्वीर जारी कर दी गई। ये तस्वीर और भी चौंकाने वाली थी। ये काफी दूर और धुंधले एंगल से ली गई थी, लेकिन फिर भी अर्जुन को परी को गोद में उठाए हुए पहचानने के लिए काफी थी। और प्रिया बगल में खड़ी उसे एक ऐसे भाव से देख रही थी जिसे बयां करना मुश्किल था। ये तस्वीर उस शाम की थी जब वो उसे धन्यवाद देने के लिए तोहफे लेकर आया था। ये तस्वीर एक बम की तरह थी। जनता में बवाल मच गया। लोग बच्चे के बारे में अटकलें लगाने लगी। क्या ये उसका नाजायज बच्चा है? वो लड़की कौन है? एक शक्तिशाली सीईओ ऐसी जगह पर क्यों दिखाई दिया? प्रिया ने तस्वीर देखी। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। उसे लोगों की बातों का डर नहीं था, लेकिन उसे डर था कि वे परी को चोट पहुंचाएंगे। एक मासूम बच्चे को बड़ों की गंदी बातों में घसीटना नहीं चाहिए। उसे लगा कि एक तूफान आ रहा है और वो बस एक छोटा सा पत्ता है जो नहीं जानता कि इसका सामना कैसे करे। अफवाहें एक तेल की दाग की तरह व्यापार जगत और सोशल मीडिया में तेजी से फैल गई। अर्जुन खन्ना का नाम, जो अब तक सिर्फ वित्तीय समाचार पृष्ठों पर दिखाई देता था, अब गपशप मंचों पर एक गर्म विषय बन गया था। लोगों ने तरह तरह की कहानियां गढ़ लीं। किसी ने कहा कि वो अमीर घर की लड़कियों से ऊब गया है और मजदूर बस्ती में एक नया स्वाद खोज रहा है। दूसरे ने दावा किया कि बच्चा निश्चित रूप से उसका नाजायज बेटा है और ये अपने बच्चे को वापस अपनाने का एक भावनात्मक नाटक है। आनंद ग्रुप के बंद कमरे की बैठक में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। कुछ बड़े शेयरधारक, जो अर्जुन को पसंद नहीं करते थे, ने इस बहाने दबाव बनाना शुरू कर दिया। सीईओ साहब, आपकी निजी जिंदगी कंपनी की छवि को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। आप इसे कैसे सुलझाने का इरादा रखते हैं? अर्जुन अध्यक्ष की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें तीखी थीं। मेरी निजी जिंदगी है, मैं इसे खुद सुलझा लूंगा। इसका आनंद ग्रुप के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। करण, जो हमेशा नरम दिल होने का दिखावा करता था, इस बार बोला, अर्जुन भाई, मैं जानता हूं कि आप किसी का दखल नहीं चाहते, लेकिन जनता की राय अब बहुत खतरनाक है। क्यों ना आप कुछ समय के लिए सामने ना आए? मैं आपकी जगह प्रेस से मुलाकातें संभाल लूंगा। अर्जुन ने करण की ओर देखा। वो अच्छी तरह जानता था कि इन चिंताजनक बातों के पीछे क्या छिपा है। वो इस मौके का फायदा उठाकर उसकी जगह लेना चाहता था। जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बैठक एक भारी माहौल में समाप्त हुई। अर्जुन अपने ऑफिस लौट आया। उसे एक ऐसी थकान महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। उसे अपनी चिंता नहीं थी, उसे बस प्रिया और परी की चिंता थी। उसने अनजाने में उन्हें एक ऐसी लड़ाई में खींच लिया था जो उनकी नहीं थी। इस बीच प्रिया भी अफवाहों का दबाव महसूस करने लगी थी। बेकरी में कुछ पुराने ग्राहक उसे एक अलग नजर से देखने लगे थे। वे सीधे तौर पर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन घूरती हुई नजरें, पीठ पीछे की कानाफूसी उसे सुनाई दे रही थी। देखो, ये वही लड़की है जो तस्वीर में थी। दिखने में तो सुंदर है, सुना है सीईओ के साथ नाजायज बच्चा भी है, बड़ी तेज है। प्रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, शांत रहने की कोशिश की और काम करती रही, लेकिन उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। वो एक आम इंसान थी। उसे इन सब चीजों का सामना करने की आदत नहीं थी। उस रात अर्जुन फिर से चौल आया। इस बार वो शानदार कार में नहीं आया, बल्कि टैक्सी से गली के मुहाने तक आया और फिर पैदल अंदर आया। उसने देखा कि प्रिया कमरे के दरवाजे के बाहर बैठी है। उसकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं। चेहरा उदासी से भरा था। प्रिया, उसे देखकर वो चौंक गई और जल्दी से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक ठंडा, दूर का भाव था। आप यहां फिर क्या करने आए हैं? आपने देखा नहीं, सब कुछ पहले से ही बहुत उलझा हुआ है। मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने उसे देखा। उसकी आवाज में बहुत अफसोस था। मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं इसे सुलझा लूंगा। सुलझाएंगे? आप कैसे सुलझाएंगे? क्या आप उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे? क्या आप पूरी दुनिया का मुंह बंद कर सकते हैं? प्रिया ने पलटकर कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मेरी जिंदगी पहले से ही बहुत थका देने वाली है। आप और शोरगुल मत लाइए, कृपया जाइए।
उसकी आंखों में चोट और लाचारी देखकर अर्जुन का दिल दुखने लगा। वो एक कदम आगे बढ़ा, उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे। मैं एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करूंगा, सब कुछ साफ कर दूंगा। मैं कहूंगा कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर प्रिया अचानक फीकी हंसी हंसी, एक ऐसी हंसी जो रोने से भी ज्यादा उदास थी। कोई रिश्ता नहीं? हाँ, वैसे भी कुछ नहीं था। आप जाइए, मैं आपको और नहीं देखना चाहती। वो मुड़कर घर के अंदर जाने ही वाली थी, लेकिन ठीक उसी समय सोशल मीडिया पर एक और बम गिरा। एक गुमनाम अकाउंट ने एक दूसरी तस्वीर जारी की, जो उसी दिन ली गई थी जिस दिन पहली तस्वीर ली गई थी, लेकिन एक अलग एंगल से। इस तस्वीर में अर्जुन को झुककर धीरे से परी को प्रिया के हाथ से लेकर कार में बिठाते हुए साफ दिखाया गया था। साथ में कैप्शन बहुत उकसाने वाला था, अगर बाप बेटी नहीं तो क्या इतना प्यार हो सकता है। अर्जुन के फोन की घंटी लगातार बजने लगी। ये उसका असिस्टेंट था, उसे सुनने की जरूरत नहीं थी। वो जानता था कि कुछ बुरा हुआ है। उसी समय प्रिया की चौल की एक सहेली का फोन भी चमका। वो जोर से चिल्लाई, अरे बाप रे प्रिया, एक और नई तस्वीर आई है, बिल्कुल साफ। प्रिया सन्न रह गई। उसने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में सिर्फ निराशा थी। ये तूफान शायद अभी शुरू ही हुआ था। मजदूर बस्ती की चौल का शांत माहौल अचानक घुटन भरा हो गया। अर्जुन की परी को गोद में उठाए हुए तस्वीर ने हर किसी की जिज्ञासा को आग लगा दी। प्रिया अब जहां भी जाती उसे घूरती हुई नजरों का सामना करना पड़ता। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा दुखी करती थी, वो खुद नहीं बल्कि परी पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव थे। उस दोपहर जब प्रिया चौल के आंगन में कपड़े सुखा रही थी, उसने देखा कि परी पड़ोस के कुछ बच्चों के साथ खेल रही है। अचानक एक बड़ा लड़का, जिसने शायद बड़ों की बातें सुनी थी, दौड़कर आया और परी को धक्का दिया। परी का कोई पापा नहीं है, उसकी मां एक अजनबी अंकल के साथ घूमती है। परी जमीन पर गिर पड़ी, हैरान होकर अपने दोस्त को देखने लगी। वो उस बात का पूरा मतलब तो नहीं समझी, लेकिन उसे उसकी बदनीयती का एहसास हो गया। उसकी साफ आंखों में आंसू भरने लगे। प्रिया मां बुरी नहीं है, वो अंकल भी बुरे नहीं है। किसे पता, मेरी मां कहती हैं कि तुम्हारी मां जल्द ही बहुत अमीर होने वाली है, वो हम लोगों के साथ नहीं खेलेगी। प्रिया ने यह सुना तो उसका दिल जैसे कट गया। वो दौड़कर आई और परी को गोद में उठा लिया। बच्ची ने मां को देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन में कस ली। प्रिया मां, वो लोग मुझे चिढ़ा रहे थे। प्रिया ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। आंखों से बहते आंसुओं को रोकने की कोशिश की। उसे अपनी बेटी पर प्यार भी आ रहा था और वो अपमानित और लाचार भी महसूस कर रही थी। वो हर तरह की बातें सह सकती थी, लेकिन वे एक मासूम बच्चे को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। वो अपनी बेटी को कमरे में ले गई और उसे चुप कराने लगी। काफी देर बाद वो चुप हुई। वो उसकी गोद में सिसक रही थी। प्रिया, मां, मैं तो अच्छी बच्ची हूं ना, फिर लोग मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं जो मुझे पता नहीं। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी को क्या जवाब दे। वो बस उसकी पीठ सहलाती रही और बोली, परी दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची है, लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह मत करो प्रिया, मां है ना यहां। ठीक उसी समय अर्जुन आया। वो दरवाजे पर खड़ा आंगन में हुई पूरी घटना देख चुका था। उसका चेहरा सख्त हो गया, उसके हाथ मुट्ठियों में कस गए और उसकी नसें साफ दिखाई दे रही थीं। उसे इतना गुस्सा और दुख पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। ये उसकी गलती थी, उसी ने मां बेटी को इस हाल में पहुंचाया था। वो कमरे में दाखिल हुआ। प्रिया ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में अब ना तो ठंडक थी, न दूरी और ना ही गुस्सा, बस एक गहरी उदासी थी। पहली बार वो उसके सामने रो पड़ी। गर्म आंसू उसके गालों से लुढ़क कर परी के बालों पर गिरे। ये थकान, अपमान के आंसू थे जो बहुत लंबे समय से दबे हुए थे। मैं माफी चाहता हूं, अर्जुन ने ये 3 शब्द कहे। उसका गला रुंध गया था। सारी सफाई, सारे वादे अब मां बेटी के दुख के सामने बेमानी थे। प्रिया ने सिर हिलाया। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। आप जाइए, मैं आपको दोष नहीं देती, बस मैं बहुत थक गई हूं।
उसकी मजबूत लेकिन बेहद कमजोर हालत देखकर अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसका दिल निचोड़ लिया हो। वो ऐसे ही नहीं जा सकता था। वो उसे अकेले इन सबसे लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता था। प्रिया, मेरी तरफ देखो। वो और पास आया। उसकी आवाज गहरी और दृढ़ थी। मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। मैं वादा करता हूं कि कोई भी तुम्हें और परी को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन सबसे पहले मुझे एक मौका दो। कैसा मौका? उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मुझे तुम्हारे साथ रहने का, तुम दोनों की रक्षा करने का मौका दो। शर्मिंदगी या जिम्मेदारी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं ये चाहता हूं। उसकी बातें इतनी सच्ची और मजबूत थीं कि प्रिया के उलझे हुए दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा, एक झूठ, एक दया की भावना खोजने की कोशिश की। लेकिन उसे जो कुछ भी दिखा वो सिर्फ दृढ़ता और एक ऐसी चिंता थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सिर झुका लिया। परी को और कसकर गले लगा लिया, जैसे कि वो बच्ची ही उसकी एकमात्र जीवन रक्षक हो। उस रात चौल में अचानक बिजली चली गई। पूरी गली अंधेरे में डूब गई। बस कुछ टॉर्च की कमजोर रोशनी चमक रही थी। बाहर बारिश होने लगी। पहले तो बस हल्की बूंदें, फिर तेज होकर टिन की छतों पर एक लय में टप टप की आवाज करने लगी। प्रिया के छोटे से कमरे में एक चार्जिंग लैंप चलाया गया, जो एक धुंधली सफेद रोशनी फैला रहा था। अर्जुन अभी तक नहीं गया था। उसने कहा कि वो रुकना चाहता है, कम से कम जब तक बिजली वापस ना आ जाए। वो मां बेटी को अकेले अंधेरे में छोड़ने को लेकर चिंतित था। प्रिया ने न तो सहमति दी और ना ही विरोध किया। उसकी चुप्पी एक मौन स्वीकृति की तरह थी। वो छोटी सी रसोई में कुछ करने लगी। रात का अधूरा खाना बना रही थी, सादा सा खाना जिसमें सिर्फ तली हुई मछली, कुछ तले हुए अंडे और एक कटोरी जल्दी में बनाई गई सब्जी थी। घर के बने खाने की गर्म खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। परी एक थका देने वाले दिन के बाद सो चुकी थी। उसकी सांसें एक लय में चल रही थीं। प्रिया ने एक छोटी मेज पर खाना लगाया। चार्जिंग लैंप की रोशनी में सब कुछ बहुत सादा लेकिन बहुत शांत लग रहा था। खाना खा लीजिए, घर में ज्यादा कुछ नहीं है, उसने झिझकते हुए कहा। यह पहली बार था जब उसने किसी ऐसे आदमी के लिए खाना बनाया था जो उसका रिश्तेदार नहीं था। अर्जुन सामने की कुर्सी पर बैठ गया। उसने सादे लेकिन करीने से सजे खाने को देखा और उसके दिल में एक अजीब सा भाव उठा। बहुत समय हो गया था उसे आलीशान रेस्टोरेंट या हिसाब किताब वाली पार्टियों में खाना खाते हुए। एक सही मायने में घर का खाना, जहां कोई इंतजार कर रहा हो, जहां परिवार का माहौल हो, उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज थी। बहुत स्वादिष्ट है, धन्यवाद। उसने तली हुई मछली का एक टुकड़ा उठाया। नमकीन मीठा स्वाद उसके मुंह में घुल गया। वो बहुत धीरे धीरे खा रहा था, शिष्टाचार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वो इस पल का पूरा आनंद लेना चाहता था। दोनों चुपचाप ऐसे ही खाते रहे। बाहर बारिश की आवाज और तेज हो गई, जिसने उनकी बीच की झिझक को भी दबा दिया। प्रिया बीच बीच में उसे देखती। ये आदमी जब महंगे सूट नहीं पहने होता, जब इस जर्जर कमरे में बैठकर सादा खाना खा रहा होता, तो वो कम दूर और ठंडा लगता था। बल्कि उसमें कुछ बहुत ही आम, यहां तक कि थोड़ा अकेलापन भी नजर आता था। जैसे उसकी नजर को महसूस करके अर्जुन ने सिर उठाया। बाहर लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं, सीईओ, वारिस, व्यापार की दुनिया का शार्क, लेकिन यहां मैं बस एक आम इंसान बनना चाहता हूं। उसकी अचानक की गई दिल की बात ने प्रिया को थोड़ा असहज कर दिया। उसने सिर झुकाकर अपने कटोरे में चावल के दाने इधर उधर किए। मुझे परवाह नहीं कि बाहर लोग आपको क्या कहते हैं, तो तुम्हें मैं कैसा आदमी लगता हूं? एक आदमी जो बहुत सारी मुसीबतें लेकर आता है। वो अचानक बोल पड़ी और फिर उसे लगा कि उसने कुछ ज्यादा कह दिया। लेकिन एक अच्छा आदमी भी। अर्जुन धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बहुत हल्की थी, लेकिन उस अंधेरे कोने को रोशन करने के लिए काफी थी। तुम्हारे मुंह से अच्छा आदमी सुनना, लगता है मैं उतना भी बुरा नहीं हूं। खाना खत्म हुआ। प्रिया ने बर्तन साफ किए। अर्जुन मदद करना चाहता था, लेकिन उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया। आप बैठी रहिए, रसोई बहुत छोटी है, आप आएंगे तो बस अड़चन होगी। वो वहीं बैठ गया।
उसकी नजरें उसकी दुबली पतली पीठ पर टिकी थीं। उसे खुद पर हैरानी हुई। वो हजारों करोड़ के सौदे तय कर सकता था, सबसे बड़े दुश्मनों का सामना कर सकता था, लेकिन अब इस छोटे से कमरे में उसे शांति और थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। उसी समय खन्ना परिवार के आलीशान बंगले में अर्जुन की मां गायत्री देवी सोफे पर बैठी गहरी सोच में डूबी थी। एक भरोसेमंद नौकरानी ने अभी अभी उन्हें एक फोन दिया था। स्क्रीन पर दूर से ली गई एक तस्वीर थी। क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी काफी साफ थी। तस्वीर में उनका बेटा, परिवार का इकलौता वारिस, एक जर्जर से कमरे में खाना खा रहा था। सामने एक अजनबी लड़की बैठी थी। गायत्री देवी के हीरे की अंगूठी पहने हाथ कस गए। उनकी आंखों में एक असंतोष की चमक थी। वो जानती थीं कि अब उन्हें सामने आना होगा। अर्जुन जब घर लौटा तो काफी रात हो चुकी थी। विशाल बंगला रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन सुनसान था और एक ठंडक का एहसास दे रहा था। जैसे ही वो लिविंग रूम में दाखिल हुआ, उसने अपनी मां को देखा। गायत्री देवी सोफे पर इंतजार कर रही थीं। उन्होंने हरे रंग का सिल्क का सूट पहना था। हल्का मेकअप किया हुआ था, लेकिन फिर भी एक अमीर घराने की महिला का शाही अंदाज झलक रहा था। तुम आ गए? उनकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। अर्जुन जानता था कि उसकी मां खुश नहीं है। मां, आप अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुम बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। अर्जुन सामने की कुर्सी पर बैठ गया। मन ही मन तैयार था। वो जानता था कि देर सवेर उसे इस बात का सामना करना ही पड़ेगा। गायत्री देवी ने गोलमोल बात नहीं की। उन्होंने फोन मेज पर रख दिया। स्क्रीन अभी भी जल रही थी, जिस पर प्रिया के कमरे में खाना खाते हुए उसकी तस्वीर थी। ये लड़की कौन है? और अखबारों की तस्वीरों में वो बच्चा कौन है? मुझे समझाओ। अर्जुन ने तस्वीर को देखा और फिर अपनी मां को। उसकी आवाज शांत थी। उसका नाम प्रिया है। उसने मेरी मदद की थी जब मैं सड़क पर तेज बुखार में था, और परी उसकी गोद ली हुई बेटी है। बस एक राह चलती मददगार, और उसके लिए तुम्हें उसके घर जाकर खाना खाना पड़ा ताकि दुनिया बातें बनाए, परिवार और कंपनी की इज्जत पर आंच आए। गायत्री देवी की आवाज थोड़ी तेज होने लगी। मां, बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रही हैं। मैं वहां उन परेशानियों को सुलझाने गया था जो मैंने उसके लिए खड़ी की हैं। परेशानियां? या तुम खुद अपने लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हो? अर्जुन, तुम अब बच्चे नहीं हो। तुम्हारे हर काम पर लोगों की नजर रहती है। तुम आनंद ग्रुप का चेहरा हो, तुम भूल गए क्या? वो थोड़ी देर रुकी, सीधे अपने बेटे की आंखों में देखा। मैं तुम्हें दोस्तों से मिलने से नहीं रोकती, लेकिन एक लड़की जिसका अतीत उलझा हुआ हो, जो ऐसी जगह पर रहती हो और ऊपर से एक अनजान बच्चे को पाल रही हो, तुम्हें लगता है वो इस लायक है कि तुम उसकी इतनी परवाह करो? लायक है या नहीं, ये हालात तय नहीं करते, अर्जुन ने जवाब दिया। उसकी आवाज भी सख्त हो गई। वो एक अच्छी इंसान है, एक स्वाभिमानी इंसान। मैं किसी को भी उसका अपमान करने की इजाजत नहीं दूंगा। मां बेटे के बीच बातचीत तनावपूर्ण हो गई। ठीक उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। नौकरानी ने दरवाजा खोला। अंजलि, अर्जुन की पुरानी दोस्त और बिजनेस पार्टनर, अंदर आई। उसने एक सुंदर सा ऑफिस वेयर पहना था, हाथ में ब्रांडेड बैग था। उसका शाही अंदाज गायत्री देवी से कम नहीं था। नमस्ते आंटी, मैंने सुना कुछ बात हो गई है, तो मैं अर्जुन को देखने चली आई। अंजलि को देखकर गायत्री देवी का चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। वो मुस्कुराई और उसका हाथ खींचकर अपने पास बिठा लिया। अंजलि, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। यहां बैठो, आंटी से बात करो। ये अर्जुन आजकल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तुम ही सबसे समझदार हो। अंजलि ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक जटिल भाव था। उसने धीरे से कहा, इंटरनेट की बातें मैंने भी देखी हैं। शायद कोई गलतफहमी होगी आंटी। अर्जुन समझदार है, वो कोई बेवकूफी भरा काम नहीं करेगा। अंजलि का सुंदर दिखना, उसके परिवार का रुतबा और बात करने का सलीका प्रिया की छवि के बिल्कुल विपरीत था। गायत्री देवी ने जानबूझकर ऐसा किया था। वो अपने बेटे को तराजू पर तौलना चाहती थी, ताकि वो देख सकी कि कौन सबसे उपयुक्त है। अर्जुन थक गया था। वो और बहस नहीं करना चाहता था। मैं थक गया हूं, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। वो खड़ा हुआ और ऊपर चला गया। गायत्री देवी और अंजलि को लिविंग रूम में छोड़ गया। जब वो चला गया तो गायत्री देवी ने अंजलि का हाथ पकड़ा
और धीमी आवाज में कहा, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है अंजलि। अर्जुन के मामले में तुम उस पर नजर रखना। उसे किसी पल की कमजोरी में गलत रास्ते पर मत जाने देना। वो किसी को पसंद कर सकता है, लेकिन मेरे बेटे की पत्नी खन्ना परिवार की बहू बनने के लिए सिर्फ पसंद करना काफी नहीं है। इस बीच बेकरी में प्रिया दिन के अंत में सफाई कर रही थी। एक पुरानी ग्राहक फोन देख रही थी। स्क्रीन पर गलती से एक बिजनेस न्यूज आ गई। उसने देखा और सन रह गई। तस्वीर में अर्जुन एक बहुत ही सुंदर और संभ्रांत लड़की के साथ किसी बिजनेस पार्टी में खड़ा था। कैप्शन में लिखा था, अर्जुन खन्ना और सूर्या कैपिटल की अंजलि, फाइनेंस की दुनिया की नई पावर कपल। उसके दिल में अचानक एक चुभन हुई। वो जानती थी कि वो उसकी कुछ नहीं लगती, लेकिन न जाने क्यों उस तस्वीर को देखकर उसे एक अजीब सी निराशा और दूरी का एहसास हुआ। अर्जुन और अंजलि की तस्वीर अगले पूरे दिन प्रिया के दिमाग में घूमती रही। उसने खुद से कहा कि उसे चिंता करने का कोई अधिकार नहीं है। वो दो अलग अलग दुनियाओं के थे। उसका किसी समान दर्जे की लड़की के साथ दिखना बिल्कुल सामान्य बात थी। उसे दूरी बनाए रखनी होगी, अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना होगा। इससे पहले कि बात बहुत आगे बढ़ जाए, इससे पहले कि उसका दिल उसकी बुद्धि की बात सुनना बंद कर दे, उसने उससे बचने का फैसला किया। उस रात उसने अपने कमरे का दरवाजा बहुत जल्दी बंद कर लिया। उसने बत्ती बंद कर दी और ऐसा दिखावा किया जैसे मां बेटी सो चुकी हैं। उसने दरवाजे के बाहर जाने पहचाने कदमों की आहट सुनी और फिर एक हल्की सी दस्तक। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने होंठ भींचकर कोई आवाज नहीं की। थोड़ी देर बाद कदमों की आहट दूर चली गई। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन जब वो बेकरी से घर लौट रही थी, हल्की हल्की बारिश होने लगी। वो तेजी से साइकिल चलाने लगी। जब वो अपनी चौल के पास पहुंची तो उसने अर्जुन की लंबी परछाई को एक छज्जे के नीचे खड़े देखा। उसके हाथ में एक छाता था। वो उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर वो बाहर आया और उसके लिए छाता लगा दिया। कल तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? तुम मुझसे किसी बात पर नाराज हो? प्रिया ने साइकिल रोकी, उसकी नजरों से बचते हुए। कुछ नहीं, बस मुझे लगा कि हमें अब और नहीं मिलना चाहिए। यह हम दोनों के लिए बेहतर होगा। बेहतर होगा? अर्जुन की आवाज में थोड़ी निराशा थी। क्या उस तस्वीर की वजह से? उसने सीधा सवाल किया, जिससे प्रिया को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वो एक सामाजिक पार्टी थी जिसमें मुझे जाना जरूरी था। अंजलि सिर्फ एक पार्टनर और परिवार की पुरानी दोस्त है। हमारे बीच कुछ नहीं है। आपको मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपकी बातों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, उसने दृढ़ता से कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम गलत समझो। बारिश और तेज होने लगी। वो उसे और साइकिल को छज्जे के नीचे ले आया। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। माहौल थोड़ा शांत था। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। अर्जुन जी, आप जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? वो चुपचाप उसे देखता रहा। मुझे सबसे ज्यादा डर गरीबी या मेहनत से नहीं लगता। मुझे इन चीजों की आदत हो गई है। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता है कि मुझे किसी के साथ रहने, मेरी परवाह करने, मेरी चिंता करने की आदत पड़ जाए और फिर एक दिन जब वो इंसान चला जाए तो मुझे अपनी अकेली जिंदगी में वापस लौटना पड़े। लेकिन मैं फिर कभी उसकी आदत न डाल पाऊं। मैं ऐसा नहीं चाहती। उसकी बातें अर्जुन के दिल में एक सुई की तरह चुभ गईं। वो उसकी असुरक्षा और आत्मरक्षा को समझ गया। उसने खुद को और परी को बचाने के लिए एक मजबूत दीवार खड़ी कर ली थी, क्योंकि उसे चोट लगने से डर लगता था। मैं नहीं जाऊंगा, उसने दृढ़ता से कहा। प्रिया ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें लाल थीं। दोनों पैदल चौल के कमरे तक गए। परी, जो रामदास बाबा के साथ घर पर थी, मां और अर्जुन अंकल को एक साथ आते देख खुशी से दौड़ पड़ी। हाँ अर्जुन अंकल, आप फिर से परी के साथ खेलने आए हैं। अर्जुन मुस्कुराया और बच्ची को गोद में उठा लिया। अंकल देखने आए हैं कि परी अच्छी बच्ची है या नहीं। दोनों बड़ों के बीच का तनाव बच्चे की मासूमियत से जैसे घुल गया। उस रात वो फिर से खाने पर रुका। खाना अभी भी सादा था, लेकिन पहली बार की तरह अजीब नहीं था। प्रिया ने उसे बेकरी के काम के बारे में, परी की शरारतों के बारे में थोड़ा बताया।
अर्जुन ने भी पहली बार काम के दबाव, हमेशा एक मुखौटा पहने रहने, एक पूरी कंपनी का बोझ उठाने की थकान के बारे में बताया। वे एक सीईओ और एक गरीब लड़की की तरह नहीं, बल्कि दो सामान्य इंसानों की तरह बात कर रहे थे, जिन्हें एक दूसरे में सहानुभूति और समझ मिली। जब अर्जुन जाने लगा तो परी ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्यार से बोली। वो अपना सिर उसके पैरों पर रगड़ते हुए फुसफुसाई, अंकल, आप रोज खाने पर आया करो ना। हमारा घर छोटा है पर मजा आता है। बच्ची की मासूम बात ने प्रिया और अर्जुन दोनों को चौंका दिया। उनके दिल जैसे पिघल गए। अर्जुन झुका और परी के सिर पर हाथ फेरा। उसने प्रिया को देखा। उसकी आंखों में कुछ बहुत गहरा था, एक अनकहा वादा। प्रिया ने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया, लेकिन उसके होठों पर एक खुशी की मुस्कान छिप ना सकी। प्रिया और अर्जुन के बीच का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता गया। वो अब एक एहसानमंद व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक परिचित के रूप में आता था। वो अक्सर शाम को कभी परी के लिए एक नया खिलौना लाता तो कभी बस माँ बेटी के साथ खाना खाने बैठ जाता। उसकी मौजूदगी ने उस छोटे से कमरे में एक नई जान डाल दी, एक गर्माहट और सुरक्षा का एहसास जो प्रिया को बहुत समय से नहीं मिला था। एक वीकेंड की सुबह प्रिया आंगन में परी के बाल धो रही थी। वो नारियल के खोल से गर्म पानी की धार धीरे धीरे बच्ची के मुलायम काले बालों पर डाल रही थी। परी खुशी खुशी सफेद झाग से खेल रही थी, एक शांत और सादा दृश्य। अर्जुन आया। वो आंगन के एक कोने में चुपचाप खड़ा मां बेटी को देख रहा था। उसने इससे ज्यादा सुंदर और शांत दृश्य कभी नहीं देखा था। सुप्रभात। उसकी आवाज सुनकर प्रिया थोड़ी चौंक गई। परी खुशी से चिल्लाई, अर्जुन अंकल देखो, मेरे पास कितनी सारी बर्फ है। बच्ची ने एक मुट्ठी झाग उसके सामने कर दिया। अर्जुन हंस पड़ा। वो पास में बैठ गया और जब प्रिया ने बाल धो दिए तो एक सूखे तौलिए से परी के बाल पोंछने लगा। उसका काम बहुत स्वाभाविक था, जैसे उसने ये काम कई बार किया हो। प्रिया ने उसे देखा। उसके दिल में एक मीठा सा एहसास उठा। थोड़ी देर बाद जब परी पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने चली गई तो प्रिया और अर्जुन एक पुराने पत्थर की बेंच पर पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। परी सच में बहुत प्यारी है, अर्जुन ने बात शुरू की। तुमने बहुत मेहनत की है। प्रिया मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें थोड़ी उदासी थी। एक बच्चे को पालना कभी आसान नहीं होता, लेकिन परी के होने से ही मुझे जीने की प्रेरणा मिलती है। उसे अब ज्यादा बंद ना देखकर अर्जुन ने झिझकते हुए पूछा, बच्ची के पिता कहाँ हैं? प्रिया काफी देर तक चुप रही। वो आंगन की ओर देखने लगी, जहां परी मासूमियत से खेल रही थी। इस बार उसने उसे बताने का फैसला किया। परी की मां का नाम लिनी था। वो मेरी सबसे करीबी मुंह बोली बहन थी। हम एक अनाथालय में साथ पले बढ़े। वहां से निकलने के बाद हम दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनकर जी रही थीं। लिनी को किसी से प्यार हो गया, लेकिन जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है तो वो आदमी उसे छोड़कर चला गया। उसने अकेले ही परी को जन्म दिया। लगा था कि जिंदगी ऐसे ही शांति से कट जाएगी, लेकिन 1 साल पहले एक हादसे में उसकी मौत हो गई। जाने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे परी का ध्यान रखने के लिए कहा। मैंने वादा किया। उसकी आवाज रुंध गई, दुखद यादें वापस आ गईं। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा, बिना टोके। उसने धीरे से उसका कांपता हुआ हाथ पकड़ लिया। तुमने बहुत अच्छा किया। लीनी को तुम पर बहुत गर्व होगा। उसके हाथ का स्पर्श बहुत गर्म था। उसने ना सिर्फ गर्माहट दी, बल्कि सांत्वना और ताकत भी दी। प्रिया ने अपना हाथ नहीं हटाया। पहली बार उसने खुद को किसी और के सामने कमजोर होने दिया। अर्जुन जितना सुनता गया, उसे इस लड़की के लिए उतना ही सम्मान और प्यार महसूस हुआ। उसने अपने छोटे कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ उठाया था। उसने मन ही मन वादा किया कि वो उसे कभी भी अकेले इन चीजों को सहने नहीं देगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि प्रिया और परी की कहानी सिर्फ उसे ही नहीं पता थी। एक और जगह करण अपने ऑफिस में बैठकर उस रिपोर्ट को पढ़ रहा था जो उसके आदमियों ने अभी अभी जांच करके दी थी। प्रिया के बारे में सारी जानकारी, उसके अतीत के बारे में, परी की पहचान के बारे में, सब कुछ मेज पर था। उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान आ गई।
प्रिया, सिंगल मदर जो गोद ली हुई बेटी को पाल रही है, एक बहुत ही भावुक कहानी। लेकिन गोद लेने की प्रक्रिया शायद अभी भी अधूरी है। उसने फोन उठाया और एक गंदी लेख लिखने वाले पत्रकार को फोन किया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी कहानी है। एक जवान लड़की एक ऐसे बच्चे को पाल रही है जिसके पास कोई कानूनी कागजात नहीं है। सोचो अगर इस कहानी को एक बड़े सीईओ के साथ जोड़ा जाए तो कैसा रहेगा। उस शाम एक गुमनाम लेख एक सनसनीखेज शीर्षक के साथ एक छोटे से सोशल मीडिया पेज पर दिखाई दिया, लेकिन यह बहुत तेजी से फैल गया। आनंद ग्रुप के वारिस के साथ सिंगल मदर का असली चेहरा, बच्चे को पालने के पीछे का सच, क्या यह फायदे के लिए है? लेख में कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया था, बस इशारों और अटकलों में बातें की गई थीं। लेकिन इस संवेदनशील समय में यह एक जहर की तरह था जो धीरे धीरे जनता के मन में संदेह बो रहा था। इस बार का तूफान सीधे प्रिया की सबसे कमजोर नस, उसकी सबसे पवित्र चीज, उसकी मां होने की दर्जे पर था। गुमनाम लेख जल्दी ही एक नई बहस का विषय बन गया। लोग प्रिया को एक अलग नजर से देखने लगे। अब वो एक सिंड्रेला की कहानी वाली जिज्ञासा नहीं, बल्कि संदेह और निर्णय की नजर थी। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताते हुए कहा कि वो सिर्फ एक शिकार है, तो कुछ ने उन जहरीली बातों पर विश्वास कर लिया। उन्होंने मान लिया कि ये सब अमीर आदमी तक पहुंचने के लिए उसी का रचा हुआ एक नाटक है। चौल में कमला मौसी को फिर से अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। वो गली के नुक्कड़ पर चाय की दुकान पर बैठी पंखा झलते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, बात इतनी सीधी नहीं है। दिखने में तो भोली भाली लगती है, पर किसके मन में क्या है कौन जाने। बिना कागज पत्तर के एक बच्चे को पाल रही है, मामला बहुत गड़बड़ है। जरूर कोई मतलब होगा, तभी तो उस सीईओ के पीछे पड़ी है। ये बातें प्रिया के दिल में अदृश्य चाकुओं की तरह चुभ रही थीं। वो सह सकती थी कि लोग उसे लालची कहें, ऊंचे सपने देखने वाली कहें, लेकिन वो ये नहीं सह सकती थीं कि वे परी के लिए उसके प्यार का अपमान करें। उसके लिए परी बोझ नहीं, कोई साधन नहीं, बल्कि उसका सब कुछ थी। बेकरी में भी माहौल अजीब हो गया। मालिक ने प्रिया को अकेले में बात करने के लिए बुलाया। वो एक अच्छी महिला थी, लेकिन वो एक व्यवसायी भी थी। उन्हें परेशानियों का डर था। प्रिया, आजकल तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो रहा है। कुछ दिनों से ग्राहक भी कानाफूसी कर रहे हैं। क्यों ना तुम कुछ समय के लिए छुट्टी ले लो, जब सब कुछ ठीक हो जाए तो वापस काम पर आ जाना। हालांकि मालकिन ने बहुत धीरे से कहा, प्रिया समझ गई कि असल में उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसने चुपचाप सिर हिलाया, अपना सामान इकट्ठा किया और चली गई। आज आसमान धूरा था, बिल्कुल उसके मन की तरह। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया है। जो बात उसे सबसे ज्यादा दुखी कर रही थी वो ये नहीं थी कि वे उसके बारे में क्या कह रहे हैं, बल्कि ये कि वे परी को इसमें घसीट रहे हैं। वे उसकी पवित्र मातृत्व को नकार रहे हैं। वो अपनी नौकरी खो सकती है, दुनिया की गालियां सुन सकती है, लेकिन वो किसी को भी एक मां के सम्मान को ठेस पहुंचाने नहीं दे सकती। बड़े लोग मुझसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चे को बहाना ना बनाए। वो खुद से बड़बड़ाई। आंसू बहते रहे। अर्जुन को प्रिया की नौकरी छूटने की खबर मिली। वो तुरंत गाड़ी चलाकर चौल पहुंचा। उसने देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में अकेली बैठी है, शांत और अकेली। वो अंदर आया, उसके पास बैठ गया। उसने कोई माफी नहीं मांगी, क्योंकि वो जानता था कि इस समय माफी मांगना बेकार है। वो बस चुपचाप वहां बैठा रहा। उसकी मौजूदगी एक अनकही सांत्वना की तरह थी। काफी देर बाद प्रिया ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। वे सही कहते हैं, मेरे पास परी को गोद लेने के लिए कानूनी कागजात नहीं है। जब लिनी की मौत हुई तो मैं बस बच्ची को अपने साथ ले आई। मैंने प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैं अविवाहित हूं और मेरी आमदनी स्थिर नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं योग्य नहीं हूं। ये बात मायने नहीं रखती, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। कागजात तुम्हारे प्यार को परिभाषित नहीं कर सकते जो तुम उस बच्ची के लिए रखती हो। तुम परी की मां हो। कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता। उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं सबसे अच्छा वकील ढूंढूंगा और तुम्हारी प्रक्रिया पूरी करवाऊंगा। मैं उन लोगों को भी सजा दिलवाऊंगा जिन्होंने अफवाहें फैलाई हैं। मुझ पर विश्वास करो।
उसकी बातों में इतनी ताकत और विश्वास था कि प्रिया को एक सहारा महसूस हुआ। लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। नहीं, मुझे और एहसान नहीं चाहिए। ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे खुद सुलझा लूंगी। उसका स्वाभिमान बहुत बड़ा था, जो उसे उस पर निर्भर होने की इजाजत नहीं देता था। वो उठी और एक बड़े थैले में मां बेटी के कपड़े भरने लगी। तुम क्या करने जा रही हो? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। मैं परी को यहां से ले जाऊंगी, एक ऐसी जगह जहां कोई हमें नहीं जानता। इस तरह सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, अर्जुन ने उसे जल्दी से रोका। भागना कोई हल नहीं है। तुम चली गई तो वे और भी ज्यादा सोचेंगी कि अफवाहें सच थीं। ठीक उसी समय अर्जुन का फोन बजा। ये गायत्री देवी थीं। दूसरी तरफ उनकी आवाज ठंडी और अधिकारपूर्ण थी। तुम तुरंत घर आओ, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की है। तुम अंजलि के साथ दिखाई दोगे और ये साफ करोगे कि वो लड़की सिर्फ एक गलतफहमी थी। परिवार की इज्जत बचाने का यही एकमात्र तरीका है। अर्जुन ने फोन कसकर पकड़ लिया। उसने प्रिया को देखा, जो उसके सामने खड़ी थी, कमजोर और अकेली। वो एक मुश्किल चुनाव के सामने खड़ा था। या तो अपनी मां की व्यवस्था का पालन करके कंपनी को बचाए, या यहां रहकर उस लड़की की रक्षा करे जिसे वो प्यार करता है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लूंगा। अर्जुन ने अपनी मां को दृढ़ता से जवाब दिया और फोन काट दिया। वो इस समय प्रिया को अकेला नहीं छोड़ सकता था। परिवार की इज्जत, कंपनी की छवि, ये सब उसकी सुरक्षा और शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। वो मुड़कर प्रिया को देखने लगा, जो अभी भी सामान पैक करने में लगी थी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरी बात सुनो प्रिया, कहीं मत जाओ, यहीं रहो और इसका सामना करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी आवाज और आंखों की दृढ़ता ने प्रिया को रोक दिया। उसने उसे देखा। उसका मन सैकड़ों विचारों में उलझा हुआ था। उसी समय आनंद ग्रुप के कार्यालय में अर्जुन ने कानूनी विभाग को उस लेख के स्रोत का पता लगाने का आदेश दिया था, सभी संबंधों का उपयोग करके, चाहे कितना भी पैसा लगे। उसे पीछे के व्यक्ति को खोजना ही होगा। मैं चाहता हूं कि वो व्यक्ति कानून के सामने सजा भुगते। वो निश्चित रूप से जानता था कि कंपनी के भीतर कोई व्यक्ति इसके पीछे है। उसका शक करण पर था। उसने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। करण अंदर आया। चेहरे पर अभी भी दोस्ताना और नरम भाव था। भाई, आपने मुझे बुलाया? मैं भी इन अफवाहों को लेकर चिंतित हूं। उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अर्जुन ने सीधे अपने चचेरे भाई की आंखों में देखा। उसकी नजरें चाकू की तरह तेज थीं। तुम्हें सच में उसके लिए बुरा लग रहा है, या तुम खुश हो कि तुम्हारी योजना सही दिशा में जा रही है? करण के होठों पर मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई, लेकिन उसने जल्दी से अपनी शांति वापस पा ली। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो बस आपके और कंपनी के लिए चिंतित हूं। आप एक अनजान लड़की के लिए बात को इतना ना बढ़ाएं कि बड़ी तस्वीर पर असर पड़े। बड़ी तस्वीर? अर्जुन हंसा। तुम्हारे लिए मुझे गिराकर ये कुर्सी हासिल करना ही बड़ी तस्वीर है ना? ये जानकर कि वो और नहीं छिपा सकता, करण ने भी दिखावा करना बंद कर दिया। आपके पास क्या सबूत है जो आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं? आप मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। आप ही हैं जो अपने ऊपर मुसीबत लाए हैं। एक सीईओ होकर समाज के निचले तबके के लोगों से वास्ता रखना, आपको शर्म नहीं आती? करण को प्रिया का अपमान करते सुनकर अर्जुन का गुस्सा भड़क उठा। वो उछलकर खड़ा हो गया और मेज पर जोर से हाथ मारा। चुप रहो। तुम्हें उसके बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने उसके एक बाल को भी छूने की हिम्मत की तो ये मत कहना कि मैंने भाईचारे का लिहाज नहीं किया। दोनों के बीच टकराव बेहद तनावपूर्ण हो गया। इस बीच प्रिया एक और झटके का सामना कर रही थी। जब वो परी को किंडरगार्टन से लेने गई तो उसने देखा कि उसकी बेटी आंगन के एक कोने में अकेली बैठी है। किसी भी दोस्त के साथ नहीं खेल रही है। पास में खड़ी एक अभिभावक ने उसे देखा तो अपने बच्चे को दूर खींच लिया और ऐसी बातें कहीं जो उसे सुनाई दे सकें। तुम उस दोस्त के साथ मत खेलना, उसकी मां अच्छी इंसान नहीं है। प्रिया सन्न रह गई। उसका दिल जैसे किसी ने तोड़ दिया हो। वे उसे कह सकते थे, लेकिन उन्हें उसकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं था। परी सिर्फ एक बच्ची है, उसने कुछ गलत नहीं किया। वो दौड़ कर आई और अपनी बेटी को गले लगा लिया। परी ने अपनी मां को देखा।
उसकी मासूम आंखें उदासी से भरी थीं। प्रिया माँ, आज कोई भी मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहा? प्रिया अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए ताकि वो जोर से न रो पड़े। ये आखिरी दिन का था। वो अपनी बेटी को इस तरह और चोट पहुंचने नहीं दे सकती थी। उसे जाना होगा। उसे तुरंत इस जगह को छोड़ना होगा। उस रात उसने अर्जुन की सलाह नहीं मानी। उसने चुपचाप सबसे जरूरी सामान पैक किया। उसने रामदास बाबा के लिए एक छोटा सा खत छोड़ा। उनसे अनुरोध किया कि अगर कोई पूछे तो कहें कि वो नहीं जानते कि वो कहां गई। उसने परी का हाथ पकड़ा और उसे रात में चौल से बाहर ले गई। परिचित छोटी गली आज अचानक अजनबी लग रही थी। उसने मुड़कर उस पुराने कमरे को देखा जिसने मां बेटी को इतने सालों तक पनाह दी थी, जहां वो उससे मिली थी। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने चौल छोड़ने का फैसला किया, इसलिए नहीं कि वो डर गई थी, बल्कि एक मां के प्यार के लिए। वो एक बहुत दूर जगह जाना चाहती थी ताकि अपनी बेटी को एक शांत बचपन लौटा सके जिसमें कोई निर्णय ना हो। बड़ों की कड़वी बातों से कोई चोट ना पहुंचे। अगली सुबह अर्जुन बहुत जल्दी चौल पहुंचा। कल रात उसने प्रिया को कई बार फोन किया था, लेकिन उसने नहीं उठाया। उसे कुछ बुरा होने का अंदेशा हो रहा था। वो जल्दी से गली में घुसा, लेकिन जब वो उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो वो सन्न रह गया। लकड़ी का दरवाजा एक पुराने ताले से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया, उसका नाम पुकारा, लेकिन सिर्फ खामोशी ने जवाब दिया। उसने दरवाजे की दरार से अंदर झांका। अंदर खाली था। ज्यादातर सामान हटा दिया गया था। बस एक छोटा सा जड़ी बूटियों का गमला, जिसे प्रिया अक्सर बाहर आंगन में सींचती थी, मुरझा गया था, और एक नीले रंग की प्लास्टिक की कुर्सी जिस पर परी अक्सर अपनी मां का इंतजार करती थी। एक अभूतपूर्व घबराहट और खोने का एहसास अर्जुन पर हावी हो गया। वो सच में चली गई थी। उसने उससे दूर जाने, सभी परेशानियों से दूर जाने का रास्ता चुना था। वो खाली कमरे के सामने अचल खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसके दिल का एक बड़ा हिस्सा निकाल लिया गया हो। रामदास बाबा अपने घर से बाहर निकली। अर्जुन की खोई हुई हालत देखकर उन्होंने बस एक लंबी सांस ली। तुम प्रिया को ढूंढ रहे हो? वो चली गई। बाबा, क्या आप जानते हैं कि वो कहां गई है? अर्जुन ने जल्दी से मुड़कर पूछा। उसकी आंखों में बहुत विनती थी। रामदास बाबा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे पास आए और उस जवान लड़की की आंखों में सीधे देखा। उनकी अनुभवी आंखें जैसे किसी के दिल को पढ़ सकती थीं। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम उसे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम सच में उससे प्यार करते हो, या शर्मिंदगी, जिम्मेदारी के लिए? रामदास बाबा के सवाल ने अर्जुन के मुंह पर एक ठंडे पानी के छींटे की तरह काम किया। वो रुक गया, खुद से पूछने लगा, वो उसे क्यों ढूंढ रहा है? इस अपराध बोध के लिए कि उसने उसे इस उलझन में डाल दिया, या किसी और गहरी चीज के लिए? रामदास बाबा ने आगे कहा। उनकी आवाज धीमी लेकिन गहरी थी। बेटा, हम गरीब लोग हैं। हमें किसी की दया नहीं चाहिए, ना ही किसी का एहसान। हमें सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता है कि कोई आए और हमारी शांत जिंदगी में हलचल मचा दे और फिर एक उलझन छोड़कर चला जाए। अगर तुम सच्चे नहीं हो तो उसे मत ढूंढो। मां बेटी को शांति से रहने दो। हम गरीब लोगों को किसी की दया नहीं चाहिए। बस ये चाहिए कि कोई आकर हमारी जिंदगी और ना उलझाए। रामदास बाबा के हर शब्द अर्जुन के दिल पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। वो बहुत देर तक चुप रहा, इतनी देर कि वो अपने मन की सभी उलझी हुई भावनाओं को सुलझा सके। उसे प्रिया की मुस्कान याद आई, उसकी मजबूत आंखें याद आईं, परी की साफ आवाज याद आई। उसे एहसास हुआ कि उनकी मौजूदगी उसकी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गई है। उनके बिना उसकी जिंदगी फिर से उसी उबाऊ, अकेली और हिसाब किताब वाली हो जाएगी जैसी पहले थी। उसने एक बहुत ही दृढ़ नजर से रामदास बाबा को देखा। बाबा, मैं उसे शर्मिंदगी के लिए नहीं ढूंढ रहा हूं। मैं उसे इसलिए ढूंढ रहा हूं क्योंकि अगर मैंने उसे खो दिया तो मेरी जिंदगी सच में उलझ जाएगी। कृपया मुझे बताइए कि वो कहां है। अर्जुन की आंखों में सच्चाई और दृढ़ संकल्प देखकर रामदास बाबा ने आखिरकार सिर हिला दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा है। उसकी एक दूर की मौसी है जो गांव में रहती है। उसने साफ साफ तो नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि वो वहीं गई होगी।
शहर के बाहरी इलाके में एक नई चौल बनी है, तुम वहां जाकर पता करो। पता मिलते ही अर्जुन एक पल भी नहीं रुका। उसने रामदास बाबा को धन्यवाद दिया और जल्दी से चला गया। उसे खोजना होगा, उसे अपनी दिल की सच्ची भावनाएं बतानी होंगी। वो उसे एक बार फिर खोने नहीं देगा। इस बीच एक दूसरे कमरे में, जो पुराने वाले से भी छोटा, गर्म और घुटन भरा था, प्रिया परी को चुप करा रही थी। बच्ची को नई जगह पसंद नहीं आ रही थी और वो घर जाने की जिद कर रही थी। प्रिया माँ, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, बहुत गर्मी है। मुझे अपने पुराने घर जाना है। मुझे अर्जुन अंकल की याद आ रही है। बेटी को उसका नाम लेते सुनकर प्रिया का दिल फिर से दुखने लगा। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया और उसे बहलाने लगी। परी अच्छी बच्ची है, यहां कुछ दिन रहो, फिर हम नए घर चलेंगे। नया घर और भी सुंदर होगा, ठंडा होगा और परी के खेलने के लिए आंगन भी होगा। वो अपनी बेटी से झूठ बोल रही थी और खुद से भी। उसे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा। उसे बस इतना पता था कि इस समय उसे अपनी बेटी का सहारा बनने के लिए मजबूत रहना होगा। लेकिन दिल की गहराइयों में वो भी बहुत अकेली और खोई हुई महसूस कर रही थी। अर्जुन को प्रिया की नई चौल खोजने में लगभग 1 दिन लग गया। ये जगह एक घुमावदार गली में बहुत अंदर थी, पुराने वाले से भी ज्यादा दूर और सुनसान। वो एक पंक्ति में बने टीन की छत वाले कमरों के सामने खड़ा था। दोपहर की धूप हवा को और भी गर्म कर रही थी। उसने सही कमरा नंबर खोज लिया। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने प्रिया को परी को बहलाते हुए सुना। परी अच्छी बच्ची है। एक और निवाला खा लो, खाने के बाद हम दोनों मिलकर पेंटिंग करेंगे। उसकी आवाज थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन फिर भी धैर्य से भरी थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। दस्तक की आवाज से प्रिया चौंक गई। उसने सावधानी से पूछा, कौन है? मैं हूं, अर्जुन। उसकी आवाज सुनकर प्रिया सन्न रह गई। वो यहां तक कैसे पहुंच गया? वो उससे नहीं मिलना चाहती थी, कम से कम इस समय तो नहीं। लेकिन परी ने सुन लिया था। वो चिल्ला उठी, आहा, अर्जुन अंकल हैं। प्रिया मां, दरवाजा खोलो, अंकल को अंदर आने दो। वो अपनी बेटी की उत्सुकता के आगे इनकार नहीं कर सकी। उसे दरवाजा खोलना पड़ा। अर्जुन वहां खड़ा था, शाम की धूप में। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें उसे बहुत कोमलता से देख रही थीं। इस बार वो पैसे या तोहफे लेकर नहीं आया था। वो खाली हाथ आया था, लेकिन अपनी पूरी सच्चाई लेकर। वो कमरे में दाखिल हुआ। जगह पुराने वाले से भी छोटी और गर्म थी। उसने प्रिया के चेहरे पर साफ दिख रही थकान को देखा। उसे बहुत दुख हुआ। मुझे माफ कर दो। उसने ये माफी पहले की माफियों से बिल्कुल अलग तरह से मांगी। ये सिर्फ शर्मिंदगी नहीं, बल्कि एक गहरा पछतावा था। गलती मेरी है। मुझे शुरू से ही तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं घसीटना चाहिए था। मुझे तुम्हारी बेहतर तरीके से रक्षा करनी चाहिए थी। मैं बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी था, सोचता था कि मैं सब कुछ सुलझा सकता हूं। लेकिन अंत में तुम मां बेटी को इतना दुख झेलना पड़ा। प्रिया चुपचाप सुनती रही। अब वो ना तो गुस्सा थी और ना ही उसे दूर भगा रही थी। थकान ने जैसे उसकी सारी लड़ने की ताकत छीन ली थी। अर्जुन उसके पास बैठ गया। उसकी आवाज गहरी और गर्म थी। प्रिया, अब और मत भागो। मुझे तुम्हारे साथ ये बोझ उठाने दो। मैं जानता हूं कि तुम स्वाभिमानी हो। तुम्हें डर है कि लोग कहेंगे कि तुम मुझ पर निर्भर हो। लेकिन सच्चा प्यार एहसान या दया नहीं, बल्कि साझा करना होता है। क्या तुम अपना बोझ मेरे साथ साझा कर सकती हो? उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम सोचती हो कि तुम्हारे पास मेरे साथ खड़े होने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन क्या तुम जानती हो, तुम्हारी यही सादगी और बिना किसी स्वार्थ की भावना ही वो चीज है जिसे मैं अपनी दुनिया में पूरी जिंदगी खोजता रहा, लेकिन कभी नहीं पाया। तुम किसी से भी कम नहीं हो। उसके हर शब्द एक गर्म पानी की धारा की तरह थे, जो प्रिया की सूखी आत्मा को सींच रहे थे। बर्फ की दीवार जो उसने इतनी मेहनत से बनाई थी, पिघलने लगी। पहली बार उसे लगा कि कोई सच में उसकी हीन भावना, उसके मन में छिपे गहरे आत्मसंदेह को समझता है। वो रो पड़ी, अपमान के लिए नहीं, बल्कि समझे जाने, सांत्वना दिए जाने के लिए। अर्जुन ने कुछ और नहीं कहा,
उसने बस धीरे से उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे अपने कंधे पर सिर रखने दिया। उसका आलिंगन बहुत मजबूत और सुरक्षित था। परी ने मां को रोते देखा। वो भी दौड़कर आई और दोनों को गले लगा लिया। प्रिया मां, रो मत, अर्जुन अंकल यहां हैं। अंकल, हम दोनों की रक्षा करेंगे। बच्चे की मासूम बात ने दोनों को आंसुओं में हंसा दिया। भारी माहौल गायब हो गया, बस गर्माहट और निकटता रह गई। उस पल में वे जैसे एक दूसरे को पा चुके थे। हर तूफान का सामना करने के लिए एक दूसरे का हाथ थामने को तैयार थे। लेकिन ठीक उसी समय अर्जुन का फोन फिर से बजा। ये उसका असिस्टेंट था। उसकी आवाज बहुत घबराई हुई थी। सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। पिछली तिमाही का पूरा गोपनीय वित्तीय डेटा बाहर लीक हो गया है। निदेशक मंडल एक आपातकालीन बैठक की मांग कर रहा है। आनंद ग्रुप के शेयर बुरी तरह गिर रहे हैं। अर्जुन के होठों पर मुस्कान गायब हो गई। वो जानता था कि उसकी दुनिया में असली तूफान अब शुरू हुआ है। वित्तीय डेटा लीक की घटना ने आनंद ग्रुप में एक भूकंप ला दिया था। यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक जानलेवा हमला था जो सीधे तौर पर एक पूरे साम्राज्य की प्रतिष्ठा और स्थिरता पर किया गया था। शेयर गिर गए, निवेशक घबरा गए और मीडिया लगातार प्रतिकूल खबरें दे रहा था। अर्जुन को तुरंत कंपनी वापस लौटना पड़ा। उसने प्रिया को देखा। उसकी आंखों में बहुत लगाव और अफसोस था। मुझे जाना होगा, लेकिन मैं वापस आऊंगा। तुम और परी यहीं रहना, कहीं मत जाना। आप जाइए, काम ज्यादा जरूरी है, प्रिया ने कहा, अपने मन की चिंता को छिपाने की कोशिश करते हुए। वो जानती थी कि वो एक बहुत ही गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। निदेशक मंडल की बैठक बेहद तनावपूर्ण रही। अर्जुन के विरोधी गुट के नेतृत्व में शेयरधारकों ने लगातार सवाल पूछे और दबाव बनाया। सीईओ साहब, आप इस मामले पर क्या सफाई देंगे? गोपनीय डेटा बाहर कैसे लीक हो सकता है? ये एक अक्षम्य लापरवाही है। करण ने चिंतित होने का नाटक करते हुए आग में और घी डाला। सज्जनों, ये मामला शायद हाल ही में अर्जुन भाई की निजी जिंदगी के विवादों से जुड़ा है। हो सकता है कि प्रतिद्वंदियों ने उनके निजी मामलों में उलझे होने का फायदा उठाया हो। हमें इस समय एक ऐसे नेता की जरूरत है जो कंपनी पर 100% ध्यान केंद्रित कर सके। सारी उंगलियां अर्जुन की ओर उठ रही थीं। वो चुप बैठा रहा। चेहरा ठंडा था, लेकिन दिमाग में वो हर संभावना का विश्लेषण कर रहा था। वो जानता था कि डेटा लीक के पीछे का व्यक्ति और प्रिया के बारे में अफवाहें फैलाने वाला व्यक्ति एक ही है, और वो व्यक्ति बहुत संभवतः इसी बैठक कक्ष में बैठा है। इस मुश्किल समय में गायत्री देवी ने अपना नियंत्रण और भी कड़ा कर दिया। उन्होंने उसे अकेले में अपने कमरे में बुलाया। देखा तुमने, मैंने कहा था ना, जब से तुम उस लड़की के चक्कर में पड़े हो सब कुछ गलत हो रहा है। वो तुम्हारे और इस परिवार के लिए दुर्भाग्य लेकर आई है। मां, इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है, अर्जुन ने जोर देकर कहा। कोई लेना देना नहीं है? पूरी कंपनी तुम्हारी लापरवाही के कारण संकट में है, क्योंकि तुम एक अनजान लड़की के पीछे भाग रहे थे। अब स्थिति को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। गायत्री देवी ने सीधे अपने बेटे की ओर देखा, आदेशात्मक स्वर में। तुम्हें अंजलि के साथ जनता के सामने आना होगा। अंजलि के परिवार ने इस मुश्किल दौर में आनंद ग्रुप की मदद के लिए अपने निवेश कोष का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। बदली में तुम दोनों को अपने रिश्ते की घोषणा करनी होगी, एक व्यावसायिक विवाह। यही एकमात्र रास्ता है। कभी नहीं, अर्जुन ने कड़ा विरोध किया। मैं अपनी भावनाओं का सौदा कभी नहीं करूंगा। मैं इस संकट को खुद सुलझा लूंगा। तुम कैसे सुलझाओगे? अपनी जिद से या उस गरीब लड़की से? वो तुम्हें मुसीबत देने के अलावा और क्या मदद कर सकती है? मां बेटे के बीच बहस चरम पर पहुंच गई। इस बीच अंजलि भी अर्जुन से अकेले में मिलने आई। वो गायत्री देवी की तरह कठोर नहीं थी, बल्कि उसने नरम तरीका अपनाया। अर्जुन, मैं जानती हूं कि तुम बहुत मुश्किल में हो। मैं तुम पर भावनाओं के लिए दबाव नहीं डाल रही हूं, लेकिन इस समय आनंद ग्रुप को सच में मदद की जरूरत है। इसे एक अनुबंध समझो। हम निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए कुछ समय के लिए सबके सामने नाटक करेंगे। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम जो चाहो कर सकते हो। अंजलि का प्रस्ताव बहुत तार्किक और उचित था। ये उसे व्यावसायिक रूप से एक रास्ता दे रहा था, बिना भावनात्मक बंधन के। लेकिन अर्जुन अभी भी हिचकिचा रहा था, भले ही ये सिर्फ एक नाटक हो। वो प्रिया को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। हालांकि स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। निदेशक मंडल, बैंकों और उसकी मां का दबाव बढ़ता जा रहा था। अंत में उसे एक कठिन निर्णय लेना पड़ा।
वो अपने परिवार की विरासत को अपने हाथों में ढहने नहीं दे सकता था। अगले दिन एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अर्जुन आया। उसके बगल में अंजलि थी। उसने रिश्ते की घोषणा तो नहीं की, लेकिन उनका एक साथ खड़ा होना और दोनों कंपनियों के बीच रणनीतिक साझेदारी की घोषणा करना मीडिया और निवेशकों के लिए एक बहुत साफ जवाब था। उनकी तस्वीरें जल्दी ही सभी अखबारों में छा गईं। आनंद ग्रुप के शेयर में सुधार के संकेत मिलने लगे। संकट अस्थायी रूप से नियंत्रित लग रहा था। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसने उस लड़की के दिल में एक और संकट पैदा कर दिया है जिसे वो प्यार करता था। प्रिया जानबूझकर अर्जुन के बारे में खबरें नहीं खोजती थी, लेकिन वे खबरें खुद उस तक पहुंच जाती थीं। उस सुबह जब वो गली के नुक्कड़ पर किराने की दुकान से कुछ सामान खरीदने गई तो दुकान की मालकिन कुछ और लोगों के साथ फोन देख रही थी और लगातार टिप्पणियां कर रही थी। देखा, आखिरकार सीईओ ने अपने बराबर की लड़की चुन ही ली। ये लड़की सुंदर भी है और काबिल भी। सच है, जैसे को तैसा मिलता है। बेचारी उस चौल वाली लड़की शायद बस कुछ दिन का मजाक थी। प्रिया ने ये सुना तो उसका दिल बैठ गया। उसने अनजान बनने का नाटक किया, जल्दी से सामान खरीदा और चली गई। लेकिन जब वो कमरे में लौटी तो वो खुद को रोक नहीं पाई और फोन पर देखने लगी। अर्जुन और अंजलि की एक साथ खड़ी तस्वीर। वे बहुत सुंदर और शक्तिशाली लग रहे थे। हालांकि उसका दिमाग कह रहा था कि ये सिर्फ काम की बात हो सकती है, संकट को सुलझाने का एक तरीका। लेकिन उसका दिल डूबने से नहीं रुक सका। एक हीन भावना और आत्मसंदेह फिर से उभर आया। वो अंजलि के सामने क्या थी? एक अनपढ़, बिना किसी पृष्ठभूमि, बिना पैसे वाली। उसके पास उसके साथ खड़े होने के लिए क्या था? उसकी मां की बातें, दुनिया की कानाफूसी, सब कुछ उसके कानों में गूंज रहा था। शायद वे सही कहते थे। वो और वो एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। उस रात अर्जुन ने उसे फोन किया। स्क्रीन पर उसका नाम देखकर प्रिया बहुत देर तक हिचकिचाती रही। आखिरकार उसने फोन नहीं उठाने का फैसला किया। उसने फिर से मैसेज किया, प्रिया, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम दिख रही हो। मैं समझा सकता हूं, मेरा फोन उठाओ। उसने मैसेज पढ़े। आंसू बहने लगे। समझाना? अब और क्या समझाना था? उनके बीच की दूरी एक सफाई से नहीं भरी जा सकती थी। उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया। वो पीछे हटने लगी, खुद को अपने सुरक्षित खोल में बंद करने लगी। वो डर गई थी। डर था कि अगर वो आगे बढ़ी तो वो और भी गहरी धंस जाएगी, और भी ज्यादा चोट खाएगी। कई दिनों तक अर्जुन उससे संपर्क नहीं कर पाया। कंपनी में काम का बोझ था, उसे डेटा लीक के परिणामों से निपटना था, साथ ही अपनी मां की निगरानी और अंजलि की चिंता का भी सामना करना था। वो शारीरिक और मानसिक रूप से थक गया था। एकमात्र चीज जो उसे ताकत देती थी वो प्रिया और परी की छवि थी, लेकिन अब वो उनसे जुड़ नहीं पा रहा था। घर पर परी बार बार पूछती रहती, प्रिया मां, आजकल अर्जुन अंकल परी से खेलने क्यों नहीं आते? क्या अंकल परी से नाराज हैं? प्रिया बस अपनी बेटी को गले लगाकर झूठ बोल देती, अर्जुन अंकल बहुत दूर काम से गए हैं, जब वो वापस आएंगे तो परी के लिए बहुत सारे तोहफे लाएंगे। बच्ची ने मां की बात मान ली, लेकिन प्रिया का मन उलझा हुआ था। उसे उसकी याद आती थी, उसकी गर्माहट और उसके साथ होने पर सुरक्षा का एहसास। लेकिन वो कड़वी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। गलतफहमी हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं होती। कभी कभी ये सिर्फ दूरी, चुप्पी, अनकहे डरों से पैदा होती है। प्रिया और अर्जुन उसी जाल में फंस गए थे। जब प्रिया नकारात्मक विचारों में डूबी हुई थी, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कोई उससे मिलना चाहता है। एक शानदार कार उसकी नई चौल की ओर जाने वाली गली के मुहाने पर रुकी। गायत्री देवी कार से उतरी, चेहरा ठंडा, आंखें दृढ़। उन्होंने प्रिया का नया पता लगा लिया था। वो जानती थीं कि अपने बेटे को इस उलझन से पूरी तरह निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उन्हें खुद सामने आना होगा। उन्होंने प्रिया से अकेले में मिलने का समय तय किया। मुलाकात एक शांत चाय की दुकान में हुई, जो एक छोटी सी गली में छिपी हुई थी। गायत्री देवी ने ये जगह चुनी थी, एक तटस्थ स्थान जो ना तो बहुत आलीशान था कि प्रिया दबाव महसूस करे और ना ही इतना सार्वजनिक कि कोई परेशान करे। प्रिया भारी मन से मिलने की जगह पर पहुंची।
उसने एक सादी शर्ट और पुरानी जीन्स पहनी थी, जो गायत्री देवी की महंगी सिल्क की ड्रेस और सुरुचिपूर्ण मोतियों के हार के बिल्कुल विपरीत थी। दो औरतें, दो दुनियाएं, एक छोटी लकड़ी की मेज पर आमने सामने बैठी थीं। बीच में एक कमल की चाय का प्याला था, जिससे भाप निकल रही थी। गायत्री देवी ने पहले बात शुरू की। उनकी आवाज न तो कठोर थी, न ही तिरस्कारपूर्ण, बल्कि बहुत शांत और धीमी थी। चाय पियो, यहां की चाय बहुत अच्छी होती है। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन चाय के कप को नहीं छुआ। आंटी, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है? गायत्री देवी ने सीधे प्रिया को देखा, एक अनुभवी व्यक्ति की तीखी नजरें। तुम एक अच्छी लड़की हो प्रिया। मैं जानती हूं कि तुमने मेरे अर्जुन की मदद की है। मैं ये भी जानती हूं कि तुमने अकेले ही एक बच्चे को पाला है। मैं तुम्हारी हिम्मत का सम्मान करती हूं। अप्रत्याशित प्रशंसा ने प्रिया को थोड़ा असहज कर दिया। उसे उनका मकसद समझ नहीं आया। गायत्री देवी ने आगे कहा, उनकी आवाज अभी भी वैसी ही थी। लेकिन क्योंकि तुम एक अच्छी समझदार लड़की हो, इसीलिए मैं तुमसे सीधी बात करना चाहती हूं। क्या तुम अर्जुन से प्यार करती हो? सीधे सवाल ने प्रिया को चौंका दिया। उसने सिर झुका लिया। उसके हाथ एक दूसरे में कस गए। गायत्री देवी फीकी हंसी हंसी। मैं जानती हूं कि करती हो, और मैं ये भी जानती हूं कि अर्जुन भी तुम्हारी बहुत परवाह करता है। लेकिन प्यार हमेशा काफी नहीं होता। क्या तुम जानती हो कि उसके कंधों पर कितना बड़ा बोझ है? वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि अपने परिवार की विरासत, हजारों लोगों की नौकरियों के लिए भी जीता है। जिस लड़ाई का वो सामना कर रहा है, वो सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि साजिशों, चालों की है, जिसकी तुम जैसी मासूम लड़की कल्पना भी नहीं कर सकती। उनकी हर बात प्रिया के दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। उन्होंने उसे डांटा नहीं, उसका अपमान नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसी अंतर का इस्तेमाल करके एक ऐसी सीमा खींच दी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। तुम उसके साथ रहकर न सिर्फ उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, बल्कि अनजाने में उसके दुश्मनों के लिए हमला करने का सबसे बड़ा कमजोर बिंदु बन जाओगी। तुमने देखा, हाल की अफवाहें तो बस शुरुआत थीं। अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो, तो उससे दूर चली जाओ। यही उसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। मैं। गायत्री देवी ने उसकी ओर एक बचत खाते की पासबुक बढ़ाई। इसमें इतने पैसे हैं कि तुम मां बेटी एक बेहतर जिंदगी जी सको, ताकि परी एक अच्छे माहौल में ठीक से पढ़ सके। मेरा इरादा तुम्हारा अपमान करना नहीं है। इसे हमारे परिवार की तरफ से उन परेशानियों का मुआवजा समझो जो तुम्हें झेलनी पड़ी हैं। बस तुम इस शहर को छोड़कर चली जाओ और अर्जुन से कभी दोबारा मत मिलना। बचत खाते की पासबुक देखकर प्रिया का स्वाभिमान गहरी चोट खा गया। वो गरीब हो सकती है, कमजोर हो सकती है, लेकिन वो अपनी भावनाओं और सम्मान को कभी नहीं बेचेगी। उसने एक गहरी सांस ली और पासबुक गायत्री देवी की ओर वापस धकेल दी। आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद। मुझे सच में पैसे की कमी है, लेकिन मैं अपना जमीर नहीं बेचती। मैं ये पैसा नहीं लूंगी, और मेरे और अर्जुन जी के बीच जो भी है, उसका फैसला मैं खुद करूंगी। मैं चलती हूं। प्रिया उठी, सिर झुकाकर नमस्ते किया और मुड़कर चली गई। उसकी छोटी सी काया, लेकिन सीधी पीठ एक अजीब सी दृढ़ता का एहसास दे रही थी। गायत्री देवी अकेली बैठी रहीं, प्रिया की पीठ को देखती रहीं। उनकी आंखों में एक जटिल भाव था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस लड़की में इतनी हिम्मत होगी। चाय की दुकान के एक छिपे हुए कोने में एक बूढ़ी औरत, जो स्टाफ की वर्दी पहनी थी, ने अनजाने में पूरी बातचीत सुन ली थी। वो खन्ना परिवार की पुरानी नौकरानी थी। उम्र के कारण वो रिटायर हो गई थी और यहां अपनी बेटी की चाय की दुकान में मदद करने आई थी। उसने मालकिन को और उस लड़की को भी पहचान लिया। प्रिया की बात, मुझे पैसे की कमी है, लेकिन मैं अपना जमीर नहीं बेचती, उसके दिमाग में गूंजती रही। वो जानती थी कि मालकिन ने इस लड़की को गलत समझा है। गायत्री देवी के साथ मुलाकात ने प्रिया के दिल में एक गहरा घाव छोड़ दिया। हालांकि उसने मजबूत दिखने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातें उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचा रही थीं। वो जानती थी कि उसके और अर्जुन के बीच एक ऐसी खाई है जिसे भरा नहीं जा सकता। गरीब लोगों को लंबे समय तक कमजोर रहने का अधिकार नहीं होता। प्रिया ने जल्दी से अपने व्यक्तिगत दुखों को एक तरफ रखकर जीवन की वास्तविकताओं का सामना किया।
उसकी बेकरी की नौकरी चली गई थी। बचत भी ज्यादा नहीं बची थी। उसे परी की देखभाल के लिए दूसरी नौकरी ढूंढनी थी। उसने घंटे के हिसाब से घरेलू काम करने से लेकर रेस्टोरेंट में बर्तन धोने तक के कई काम करने शुरू कर दिए। काम मेहनत भरा था, आमदनी अनिश्चित थी, लेकिन उसने एक भी शिकायत नहीं की। हर बार काम से लौटने पर परी की मुस्कान देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। लेकिन बुरे लोग जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। एक और गंदा लेख सामने आया। इस बार उन्होंने सिर्फ इशारा नहीं किया, बल्कि परी के गोद लेने के रिकॉर्ड में गहराई से जाकर प्रक्रिया में असामान्य बिंदुओं को उजागर किया। ये इशारा किया गया कि प्रिया शायद किसी मकसद के लिए बच्चे का इस्तेमाल कर रही है। ये लेख भले ही पहले की तरह व्यापक रूप से नहीं फैला, लेकिन इसने प्रिया के मनोविज्ञान पर एक बहुत गहरा आघात किया। इसने उसे हर समय डर में जीने पर मजबूर कर दिया। डर था कि किसी दिन कोई आएगा और परी को उससे दूर ले जाएगा। अर्जुन कंपनी में सैकड़ों कामों में व्यस्त होने के बावजूद प्रिया की जिंदगी पर हमेशा नजर रखता था। वो जानता था कि वो बहुत संघर्ष कर रही है। वो उसकी आर्थिक मदद करना चाहता था, लेकिन पहले के कड़वे इनकार के बाद वो जानता था कि अगर उसने गलत तरीके से किया तो वो उसे और भी ज्यादा चोट पहुंचाएगा। वो सिर्फ चुपचाप मदद कर सकता था। उसने एक परिचित के जरिए प्रिया को घर पर उत्पाद पैक करने का काम दिलवाया। काम बहुत ज्यादा मेहनत वाला नहीं था और आमदनी स्थिर थी, ताकि वो काम करने के साथ साथ परी की देखभाल भी कर सके। प्रिया को काम मिल गया। उसने सोचा कि ये किस्मत की बात है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कोई पीछे से व्यवस्था कर रहा है। प्रिया को स्थिर नौकरी मिलने पर करण को बहुत गुस्सा आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका चचेरा भाई इतना दीवाना कैसे हो सकता है। उसने एक निर्णायक हमला करने का फैसला किया। एक ऐसा हमला जो अर्जुन और प्रिया को पूरी तरह से अलग कर दे और साथ ही उसकी प्रतिष्ठा को भी गिरा दे। उसने एक सबसे शातिर अफवाह फैलाई। ये अफवाह उच्च समाज और व्यापार मंचों में फैलाई गई और सीधे प्रिया के इरादों पर निशाना साधा गया। प्रिया नाम की वो लड़की असल में उतनी सीधी नहीं है। उसने बहुत पहले से योजना बनाई थी। उसने जानबूझकर परी, एक अनाथ बच्चे को गोद लिया ताकि एक दयालु और नेक इंसान का मुखौटा बना सके। फिर उसने एक घायल व्यक्ति को बचाने का नाटक रचा ताकि सीईओ अर्जुन खन्ना तक पहुंच सके। अंतिम लक्ष्य पैसा और रुतबे के अलावा कुछ नहीं था। ये अफवाह भले ही बेबुनियाद थी, लेकिन ये उन लोगों के तर्क के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट बैठती थी जो अमीर गरीब के रिश्तों को हमेशा शक की नजर से देखते थे। इसने प्रिया को एक बेचारी लड़की से एक चालाक गोल्ड डिगर में बदल दिया। इसने उसकी अच्छाई और त्याग को पूरी तरह से नकार दिया। सब कुछ एक सोची समझी साजिश में बदल दिया। अर्जुन ने उन पंक्तियों को पढ़ा। उसके अंदर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा, ना सिर्फ प्रिया को बचाने के लिए, बल्कि इन सभी गंदे खेलों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। वो गाड़ी चलाकर सीधे प्रिया की चौल पहुंचा। उसे प्रिया और परी को इस जगह से दूर ले जाना होगा, एक सुरक्षित जगह पर। उसकी सुरक्षा में वो किसी को भी उन्हें चोट पहुंचाने का मौका नहीं देगा, चाहे वो सहमत हो या ना हो। इस बार वो पीछे नहीं हटेगा। मौसम की पहली बारिश फिर से शहर पर बरसने लगी, भारी और लगातार। अर्जुन ने गली के मुहाने पर कार रोकी। वो नहीं चाहता था कि कार और ध्यान खींचे। वो पैदल अंदर गया। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने देखा कि प्रिया किंडरगार्टन की गेट पर अपनी बेटी का इंतजार कर रही है। उसकी छोटी सी काया छज्जे के नीचे सिकुड़ी हुई थी। छुट्टी हुई, बच्चे बाहर निकले। परी ने अपनी मां को देखा और खुशी से दौड़ पड़ी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। कुछ और बच्चे पास से दौड़ते हुए निकले। दौड़ते दौड़ते चिढ़ा रहे थे, अनाथ, तुम्हारी मां धोखेबाज है। परी ठिठक गई। उसकी गोल गोल आंखों में आंसू भर आए। वो उन शब्दों का पूरा मतलब तो नहीं समझी, लेकिन उसे उनकी बदनीयती का एहसास हो गया। वो रोई नहीं, बस अपना सिर झुका लिया और अपने छोटे हाथों से अपनी फ्रॉक का किनारा कसकर पकड़ लिया। प्रिया ने सब कुछ देखा। उसका दिल 100 टुकड़ों में टूट गया। वो दौड़कर आई और अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। परी, कोई बात नहीं बेटा, हम घर चलते हैं। परी अब अपनी मां की गोद में फूट फूट कर रोने लगी।
उसकी रोने की आवाज प्रिया के दिल में हजारों सुइयों की तरह चुभ रही थी। अर्जुन दूर से खड़ा था। उसने सब कुछ देखा और सुना था। उसके अंदर का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो कांपने लगा। वो तेजी से उनकी ओर बढ़ा, अपना कोट उतारा और मां बेटी पर डाल दिया ताकि वे बारिश से बच सकें। मेरे साथ चलो। उसकी आवाज गहरी और दृढ़ थी। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और मां बेटी को कमरे तक ले गया। कमरे में पहुंचकर प्रिया ने परी को चुप कराया और वो सो गई। वो मुड़कर अर्जुन को देखने लगी, जो कमरे के बीच में चुपचाप खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। आपने देख लिया, यही है अब हम मां बेटी की जिंदगी। हम कहीं भी जाएं, ये बातें हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। अर्जुन आगे बढ़ा। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। तो कहीं मत जाओ। एक ऐसी जगह चलो जहां कोई ये बातें कहने की हिम्मत ना करे। मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं एक सुरक्षित जगह की व्यवस्था करूंगा। वहां सुरक्षाकर्मी होंगे। कोई भी तुम मां बेटी को परेशान नहीं कर पाएगा। उसका प्रस्ताव बहुत दमदार था, लेकिन प्रिया ने सिर हिला दिया। आपके घर जाकर क्या करूं, ताकि लोगों को और बहाना मिले ये कहने का कि मैं एक गोल्ड डिगर हूं जो आपसे चिपकी हुई है, ताकि जब परी बड़ी हो तो उसे सुनना पड़े कि उसकी मां और वो दूसरों की दया पर जीती थी। मैं ये नहीं चाहती। दोनों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। वो उसे अपने तरीके से बचाना चाहता था और वो अपने तरीके से अपना स्वाभिमान बचाना चाहती थी। तुम अकेले क्यों लड़ रही हो जब तुम इतनी थक चुकी हो? अर्जुन लगभग चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा और लाचारी मिली हुई थी। क्या तुम्हारा स्वाभिमान इतना जरूरी है, उस बच्ची की सुरक्षा और शांति से भी ज्यादा? उसकी बात प्रिया की दिल में एक चाकू की तरह लगी। वो जानती थी कि वो सही कह रहा है। वो थक चुकी थी, हार चुकी थी, लेकिन किसी पर निर्भर होने का डर, अपनी बेटी को भविष्य में लोगों द्वारा नीचा देखे जाने का डर, सब पर हावी हो गया था। मैं नहीं चाहती कि बाद में कोई कहे कि हम मां बेटी आपके सहारे जीते हैं। मैं पहले ही आपकी बहुत कर्जदार हूं। मैं और कर्जदार नहीं हो सकती। उनकी बहस और तेज हो गई। बिस्तर पर सो रही परी चौंक कर जाग गई। वो उठी, आंखें मलते हुए देखा कि प्रिया मां और अर्जुन अंकल एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। दोनों के चेहरे पर गुस्सा था। वो डर गई और रोने लगी। प्रिया मां, अर्जुन अंकल, आप लोग लड़ो मत, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये कहकर वो अपना पेट पकड़कर दर्द से कराहने लगी। प्रिया और अर्जुन दोनों चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपनी बहस रोक दी। वे बिस्तर के पास दौड़े। प्रिया ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और चिंता से पूछा, परी, कहां दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अर्जुन भी बहुत घबरा गया। वो जानता था कि बड़ों के तनाव ने अनजाने में बच्चे को चोट पहुंचाई है। उसे बहुत पछतावा हुआ। उनकी बहस ने कोई समस्या हल नहीं की, बल्कि सब कुछ और भी बदतर कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी। छोटा सा कमरा एक भारी खामोशी में डूबा हुआ था। पीली कमजोर रोशनी बिस्तर के पास चुपचाप बैठे दो बड़ों पर पड़ रही थी। परी थोड़ा बाम पीने और मां के पेट सहलाने के बाद सो चुकी थी। उसका दर्द शायद बीमारी से ज्यादा डर के कारण था, लेकिन उसी दर्द ने प्रिया और अर्जुन को रुककर हर चीज को गंभीरता से देखने पर मजबूर कर दिया। प्रिया ने खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लगभग फुसफुसाहट, लेकिन बहुत साफ थी। हम यहीं रुक जाते हैं अर्जुन जी। लेकिन उसकी आंखों में एक तूफानी समुद्र था। आप देख नहीं रहे? हमारा साथ रहना सिर्फ एक दूसरे को और परी को चोट पहुंचा रहा है। आपकी अपनी दुनिया है, आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, मेरी भी अपनी जिंदगी है। हमें एक दूसरे के लिए नहीं बनना चाहिए था। हम जितना साथ रहने की कोशिश करेंगे, लोग मुझे उतना ही आपको निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और हम मां बेटी को भी कभी एक दिन की शांति नहीं मिलेगी। वो बहुत तर्कसंगत बोल रही थी, हर बात को साफ साफ समझा रही थी, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि ये बातें कहने में उसके दिल को कितना दर्द हुआ है। प्यार करते हुए अलग होना, ये सबसे क्रूर चीज थी। अर्जुन चुप रहा। वो चिल्लाया नहीं, ना ही जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश की, जैसा उसने दोपहर में किया था। उसने उसकी आंखों में थकान और दृढ़ संकल्प देखा। वो जानता था कि वो सही कह रही है। उसकी मौजूदगी उसकी जिंदगी को एक युद्ध का मैदान बना रही थी। वो उसे बचाना चाहता था,
लेकिन उसकी सुरक्षा ही उसे चोट पहुंचा रही थी। उसने बस एक सवाल पूछा। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। क्या तुम सच में यही चाहती हो? प्रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि बस एक नजर से उसकी सारी हिम्मत टूट जाएगी। उसने बस अपना चेहरा घुमा लिया और खिड़की के बाहर अंधेरी रात को देखने लगी। उसकी खामोशी ही एक जवाब थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, अपने सीने में उठ रहे दर्द को दबाने की कोशिश की। वो खड़ा हुआ। मैं समझ गया। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। तुम अपना और परी का अच्छे से ख्याल रखना। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका हर कदम पत्थर की तरह भारी था। जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, एक छोटे से हाथ ने उसकी पैंट पकड़ ली। ये परी थी। वो न जाने कब जाग गई थी। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें आंसुओं से भरी थीं। अर्जुन अंकल, मत जाओ। आप चले जाओगे तो प्रिया माँ फिर से अकेले रोएंगी। हमारा घर छोटा है, पर मैं आपको सोने के लिए जगह दे दूंगी। आप मत जाओ। बच्चे की मासूम बात ने दोनों के दिलों को आखिरी बार तोड़ दिया। अर्जुन झुका और बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया। उसने उसकी कंपी महसूस की। उसने उसके माथे पर धीरे से चूमा। परी अच्छी बच्ची है, अंकल को जाना होगा। परी घर पर प्रिया मां की बात मानना। उसने वो खरगोश का खिलौना जो उसने परी के लिए खरीदा था उसके हाथ में दिया और फिर दृढ़ता से खड़ा हुआ। दरवाजा खोला और रात के अंधेरे में चला गया। उसने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उससे डर था कि वो जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। दरवाजा बंद हो गया। प्रिया अब जोर जोर से रोने लगी। उसकी सिसकियां दर्द और निराशा से भरी थीं। परी भी साथ में रोने लगी। छोटे से कमरे में बस मां बेटी के रोने की आवाज और बाहर बारिश की उदास आवाज ही रह गई थी। उन्होंने हाथ छोड़ने का फैसला किया था, इसलिए नहीं कि प्यार खत्म हो गया था, बल्कि इसलिए कि वे इतना प्यार करते थे कि दूसरे की शांति के लिए अपनी खुशी कुर्बान करने को तैयार थे। उस बारिश की रात के बिछोह के बाद सबकी जिंदगी जैसे अपनी अपनी पटरी पर लौट आई। प्रिया अब और नहीं रोती थी। उसने अपने सारे दुख दिल की गहराइयों में छिपा लिए और अपनी रोजी रोटी कमाने और परी की देखभाल करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने फिर से केक बनाना शुरू कर दिया। अब किसी दुकान के लिए नहीं, बल्कि खुद बनाकर ऑनलाइन बेचती थी। उसके बनाए केक बहुत ज्यादा सजावटी नहीं होते थे, लेकिन बहुत स्वादिष्ट और साफ सुथरे होते थे। कुछ अच्छे पड़ोसियों की मदद से उसका काम धीरे धीरे स्थिर हो गया। माँ बेटी की जिंदगी अभी भी मेहनत भरी थी, लेकिन शांत और सुकून भरी हो गई थी। उसने ऐसे जीने की कोशिश की जैसे वो अर्जुन नाम के किसी आदमी को कभी नहीं जानती थी, जैसे कभी कोई गर्मजोशी के पल नहीं थे और ना ही इतना दर्द था। अर्जुन भी एक मशीन की तरह काम में डूब गया। वो एक ठंडी, दृढ़ सीईओ की छवि में वापस आ गया। उसने अपना पूरा ध्यान डेटा लीक और अफवाहों के पीछे के मास्टरमाइंड को खोजने में लगा दिया। बाहर से वो ऐसा दिखाता था जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन सिर्फ उसके सबसे करीबी लोग ही देख सकते थे कि वो कितना ठंडा हो गया है। वो कम हंसता था। उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी चिंता रहती थी। कभी कभी तनावपूर्ण बैठकों के बीच वो अनजाने में खिड़की से बाहर देखने लगता। मन ही मन सोचता कि इस समय माँ बेटी क्या कर रही होंगी, क्या वे ठीक से जी रही होंगी। अंजलि अभी भी अर्जुन के साथ एक पार्टनर के रूप में अक्सर दिखाई देती थी। वो एक समझदार महिला थी। उसने उसमें बदलाव को महसूस किया। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो उसके साथ कितना भी समय बिता ले, उसका दिल उसकी ओर नहीं था। वो सिर्फ तब नरम पड़ता था, उसकी आंखों में सिर्फ तब गर्माहट आती थी जब कोई अनजाने में वो लड़की या वो बच्चा कह देता। वो समझ गई कि वो हार चुकी है। गायत्री देवी ने देखा कि उनकी बेटी ने प्रिया से नाता तोड़ लिया है और काम पर ध्यान केंद्रित कर लिया है, तो वो बहुत खुश हुई। उन्हें लगा कि सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार शांति से हल हो गया है। लेकिन कभी कभी देर रात की खामोशी में उन्हें चाय की दुकान पर प्रिया की हिम्मत भरी बात याद आ जाती। मुझे सच में पैसे की कमी है, लेकिन मैं अपना ज़मीर नहीं बेचती। पुरानी नौकरानी की बताई बातें भी उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती। उनके मन में एक बेचैनी सी होती। क्या उन्होंने सही किया था या गलत?
सब कुछ जैसे भुला दिया गया था। लेकिन पुरानी चौल में रामदास बाबा एक बार घर की सफाई करते हुए गलती से उस सुरक्षा कैमरे की फुटेज देखने लगे जो गली के नुक्कड़ पर पड़ोसी ने नया लगवाया था। वो बस मनोरंजन के लिए देख रहे थे, लेकिन फिर उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने उस बारिश की रात का टेप रिवाइंड किया जब उन्होंने और प्रिया ने अर्जुन को बचाया था। धुंधली स्ट्रीट लाइट और सफेद बारिश के पर्दे में तस्वीर बहुत साफ नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक महत्वपूर्ण बात दिखाई दी। अर्जुन के गिरने से पहले एक मोटरसाइकिल उसका पीछा कर रही थी। उस पर बैठे दो आदमी बहुत संदिग्ध लग रहे थे। वे जैसे उसके पास पहुंचना चाहते थे, लेकिन ठीक उसी समय प्रिया ने अपनी साइकिल घुमाई। किसी को आते देख वे दोनों जल्दी से भाग गए। रामदास बाबा ने आंखें सिकोड़ लीं तो उस रात बात सिर्फ बुखार की नहीं थी। वो लड़का सिर्फ बीमारी से नहीं थका था, बल्कि वो खतरे में भी था। और प्रिया की मौजूदगी ने ना सिर्फ उसे बुखार से बचाया, बल्कि अनजाने में उसे एक हमले से भी बचा लिया। रामदास बाबा सोच में पड़ गए। वो जानते थे कि वो इस बारे में चुप नहीं रह सकते। उन्होंने अपने पुराने फोन की डायरेक्टरी में खोजा, अर्जुन का नंबर ढूंढा जो प्रिया ने कभी उनके फोन में सेव किया था ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। उन्होंने उसे फोन करने का फैसला किया। फोन की घंटी उस समय बजी जब अर्जुन फाइलों के एक मोटे ढेर को देख रहा था। उसने अनजान नंबर देखा। फोन नहीं उठाना चाहता था, लेकिन किसी चीज ने उसे उकसाया। हेलो अर्जुन, बेटा हो? मैं पुरानी चौल से रामदास बाबा बोल रहा हूं, प्रिया के। प्रिया का नाम सुनते ही अर्जुन तुरंत सीधा बैठ गया। जी बाबा, मैं ही हूं। आपने मुझे फोन क्यों किया? प्रिया ठीक तो है? वो ठीक है। मैंने तुम्हें किसी और काम से फोन किया है। रामदास बाबा की आवाज गंभीर थी। ये उस बारिश की रात से जुड़ा है जब तुम बीमार पड़े थे। क्या तुम यहां एक बार आ सकते हो? अर्जुन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो तुरंत गाड़ी चलाकर पुरानी चौल पहुंचा। रामदास बाबा उसे अपने घर ले गए और पुराने कंप्यूटर पर सुरक्षा वीडियो चलाया। अर्जुन ध्यान से टेप देखने लगा। जब उसने दो अजनबियों को उसका पीछा करते और प्रिया के आने पर जल्दी से भागते हुए देखा तो उसके दिमाग में सारे टुकड़े जुड़ने लगे। उस रात उसे एक पूर्व कर्मचारी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेजों का लिफाफा मिला था। वो जानता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने जानबूझकर ड्राइवर को छोड़कर छोटी गली में घुस गया था ताकि बच सके। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे उसे फिर भी ढूंढ लेंगे। अगर उस रात प्रिया वापस ना आती तो शायद वो न सिर्फ दस्तावेजों का लिफाफा खो देता, बल्कि पता नहीं उसके साथ क्या होता। एक और महत्वपूर्ण कड़ी उसके दिमाग में चमकी, दस्तावेजों का लिफाफा। उसे याद आया कि परी ने उसे गलती से उठा लिया था और प्रिया ने उसे सावधानी से सहेजकर उसे वापस कर दिया था। बिना ये जानने की कोशिश किए कि अंदर क्या है, उसे एक गहरी बात समझ में आई। प्रिया ने न सिर्फ उसे बुखार से बचाया था, उसने और परी ने अनजाने में सबसे महत्वपूर्ण सबूत की रक्षा की थी। वो चीज जो उसे सत्ता की लड़ाई में पासा पलटने में मदद कर सकती थी। उनकी निस्वार्थ अच्छाई ने वो कर दिखाया था जो कोई भी अंगरक्षक या चालाक योजना नहीं कर सकती थी। उसने रामदास बाबा को धन्यवाद दिया और जल्दी से कंपनी लौट आया। उसने वीडियो सुरक्षा विभाग को सौंप दिया। आधुनिक तक उन्होंने जल्दी ही गाड़ी का नंबर और उन दो अजनबियों की पहचान कर ली। जांच के परिणाम ने उसे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं किया, लेकिन फिर भी एक कड़वी निराशा महसूस हुई। वे दोनों जाने माने गुंडे थे और उन्हें काम पर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि करण का एक करीबी असिस्टेंट था। उसका पीछा करने, हमला करने के लिए लोगों को काम पर रखने, गंदी अफवाहें फैलाने, कंपनी के दस्तावेज लीक करने, सब कुछ एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा था, करण। अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा था। अंधेरा छाया हुआ था। उसके पास अपने उस चचेरे भाई का असली चेहरा बेनकाब करने के लिए पर्याप्त सबूत थे जिस पर वो कभी बहुत भरोसा करता था, लेकिन उसे जीत की खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उसे बस थकान और दुख महसूस हो रहा था, अपने ही रिश्तेदार के धोखे का दुख, और उससे भी ज्यादा ये सोचकर दुख कि प्रिया को क्या क्या झेलना पड़ा। उसने अपनी अच्छाई के कारण, सिर्फ इसलिए कि वो अनजाने में उसकी लड़ाई में आ गई थी, सारी साजिशें, सारी बदनामी सही। वो उसका बहुत ज्यादा कर्जदार था, सिर्फ एक माफी का नहीं बल्कि एक पूरी शांतिपूर्ण जिंदगी का। उसने फोन उठाया, किसी वकील या पुलिस को फोन करने के लिए नहीं।
उसने निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और अपनी मां को भी फोन किया। कल सुबह 9 बजे एक असाधारण बोर्ड बैठक होगी। मेरे पास आप सबको दिखाने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन उसके पीछे एक तूफान आने वाला था। अब समय आ गया था कि सारी सच्चाई सामने लाई जाए। आनंद ग्रुप का बैठक कक्ष इतना तनावपूर्ण पहले कभी नहीं था। निदेशक मंडल के सभी सदस्य मौजूद थे, गायत्री देवी भी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि अर्जुन ने इतनी अचानक बैठक क्यों बुलाई है। करण वहां बैठा था, चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन मन में थोड़ी बेचैनी थी। अर्जुन अंदर आया, उसके पीछे उसका असिस्टेंट और कानूनी टीम थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस बड़ी स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर दिया। बारिश की रात का सुरक्षा वीडियो सामने आया, फिर काम पर रखे गए 2 लोगों का बयान, करण के असिस्टेंट का कबूलनामा, इसके बाद संदिग्ध धन के प्रवाह, गुप्त फोन कॉल्स, एक छिपे हुए आईपी पते से भेजे गए ईमेल जिन्हें ट्रैक कर लिया गया था के सबूत दिखाए गए। सारे सबूत साफ और अकाट्य थे और सब सीधे करण की ओर इशारा कर रहे थे। वही सबके पीछे का मास्टरमाइंड था। दस्तावेज चुराने के लिए लोगों को काम पर रखने से लेकर अर्जुन की प्रतिष्ठा को गिराने के लिए निजी जीवन के घोटालों की एक श्रृंखला बनाने और अंत में कंपनी के गोपनीय डेटा को बाहर लीक करने तक। करण का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकलाने लगा, नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये झूठा आरोप है। अर्जुन, तुम मुझे फंसा रहे हो। लेकिन अब कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। सबूत बहुत साफ थे। पूरा बैठक कक्ष खामोशी में डूब गया। लेकिन जो बात अर्जुन को सबसे ज्यादा दुखी कर रही थी, वो करण का धोखा नहीं, बल्कि उसकी मां की प्रतिक्रिया थी। गायत्री देवी कुर्सी पर जड़वत बैठी थीं। उनके चेहरे पर अब कोई शाही अंदाज नहीं था, बस दर्द और पछतावा था। वो रो पड़ी, मां, मुझे माफ कर दो अर्जुन। उनकी आवाज सिसकियों में डूब गई। सब हैरान थे। मैंने सुना था कि करण तुम्हारी पीठ पीछे कुछ गलत कर रहा है। उसने कहा कि वो सिर्फ तुम्हारी कुछ छोटी मोटी परेशानियां सुलझाने में मदद कर रहा है। मुझे शक हुआ, लेकिन मैंने चुप रहना चुना। मुझे डर था कि बात बढ़ाने से परिवार के रिश्तों पर, खानदान की इज्जत पर असर पड़ेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना पागल हो जाएगा। गलती मेरी है। मेरी चुप्पी ने ही अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ इतना आगे बढ़ने दिया। गायत्री देवी के कबूलनामे ने सब पर एक जोरदार प्रहार किया। सबसे दर्दनाक सच्चाई कभी कभी बुरे लोगों के काम नहीं, बल्कि अपनों की चुप्पी होती है। एक झूठी शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने अनजाने में बुराई का साथ दिया था। अर्जुन ने अपनी मां को देखा। उसकी आंखों में कोई दोष नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी। अंजलि, जो बैठक में भी मौजूद थी, चुपचाप उठी। उसने अर्जुन को देखा और फिर गायत्री देवी को। वो सब कुछ समझ गई। वो समझ गई कि हिसाब किताब की ये दुनिया, फायदे के लिए होने वाली विवाहों की ये दुनिया अर्जुन जैसे व्यक्ति को कभी नहीं रोक सकती। उसने लोगों द्वारा तय की गई उपयुक्तता को नहीं चुना। उसने उस लड़की को चुना जिसने उसे खुद बनना चाहा, एक सामान्य इंसान जो प्यार करना और रक्षा करना जानता है। वो चुपचाप बैठक कक्ष से चली गई, आधिकारिक तौर पर उसकी जिंदगी से हट गई। बैठक समाप्त हुई। करण को सुरक्षा टीम ले गई, कानून के अनुसार कार्रवाई का इंतजार करने के लिए। निदेशक मंडल ने सारी शक्तियां अर्जुन को वापस सौंप दी। वो जीत गया था। उसने अंदर की सफाई कर दी थी, कंपनी को बचा लिया था। लेकिन उसके मन में जरा भी खुशी नहीं थी। उसने अपनी मां को देखा। उसकी आवाज शांत लेकिन बहुत भारी थी। मैं कंपनी को बचा सकता हूं, लेकिन अगर इसकी कीमत उस इंसान को खोना है जिसे मैं प्यार करता हूं, तो मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। ये कहकर वो मुड़कर चला गया। वो घर नहीं गया, ऑफिस नहीं गया। उसने अपनी कार ली और रात के अंधेरे में निकल पड़ा। सिर्फ एक ही जगह थी जहां वो जाना चाहता था। एक ही इंसान था जिससे वो इस समय मिलना चाहता था। उसे प्रिया को ढूंढना था। उसे सारी सच्चाई बतानी थी और उसकी माफी मांगनी थी। रात गहरी हो चुकी थी। छोटे से कमरे में गर्म पीली रोशनी अभी भी जल रही थी। परी सो चुकी थी।
उसके होठों पर अभी भी एक मासूम मुस्कान थी। प्रिया पास में बैठी हाथ में सुई धागा लेकर अपनी बेटी की शर्ट पर एक छोटा सा फटा हुआ हिस्सा सी रही थी। उसकी जिंदगी फिर से शांत हो गई थी, लेकिन मन में एक खालीपन था जिसे भरा नहीं जा सकता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, बहुत धीरे से, लेकिन इसने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। वो हिचकिचाई और फिर दरवाजा खोला। अर्जुन था। वो वहां छज्जे की रोशनी में खड़ा था। चेहरा थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें उसे हजारों बातें कहना चाहती थीं। वो ठंडा सीईओ नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदमी था जो अपनी सारी सच्चाई और पछतावा लेकर अपने प्यार के सामने आया था। वो अंदर आया और उसे सब कुछ बताया। उस बारिश की रात के बारे में जो सिर्फ एक बुखार नहीं था, उस दस्तावेजों के लिफाफे के बारे में जिसकी उसने अनजाने में रक्षा की थी, करण की साजिशों के बारे में, उसकी मां की दोषी चुप्पी के बारे में, और इस बारे में भी कि पिछले पूरे समय में एक पल के लिए भी उसने उसके बारे में सोचना बंद नहीं किया, एक पल के लिए भी उसने उसे चुनना बंद नहीं किया। प्रिया चुपचाप सुनती रही। उसके मन की सारी गलतफहमियां, सारी उलझनें धीरे धीरे सुलझ गईं। वो समझ गई कि जो दुख उसे झेलना पड़ा वो उसने जानबूझकर नहीं दिया था, बल्कि वे दोनों एक क्रूर खेल के शिकार थे। इस बार वो शक्ति या पैसे के साथ नहीं आया था, वो सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ आया था। उसके दिल की बर्फ की दीवार पूरी तरह से पिघल गई। अगले दिन एक और अप्रत्याशित मेहमान आया, गायत्री देवी। अब उनमें कोई शाही अंदाज नहीं था, बल्कि वो बहुत मुरझाई हुई लग रही थीं। वो आदेश देने या पैसे देने नहीं, बल्कि माफी मांगने आई थीं। बेटा, मैं तुमसे माफी मांगती हूं, हर चीज के लिए। मैं गलत थी। प्रिया ने अपने सामने खड़ी उस महिला को देखा जिसने कभी उसे चोट पहुंचाई थी, लेकिन अब उसे सिर्फ एक दुखी मां की छवि दिखाई दी। उसने माफ करने की बात तो नहीं कही, लेकिन अब उसके मन में कोई नफरत भी नहीं थी। उसने बस चुपचाप उनके लिए एक कप गर्म चाय बनाई। माहौल तुरंत दोस्ताना तो नहीं हो सकता था, लेकिन ये एक सुलह की शुरुआत थी। करण की कहानी और सच्चाई का खुलासा चौल तक भी पहुंच गया। कमला मौसी को बहुत शर्मिंदगी और पछतावा हुआ। वो आंगन के बीच में खड़ी होकर जोर से बोली, जैसे कोई कबूलनामा कर रही हूं। गलती मेरी जबान की है। मैंने बकवास की, नमक मिर्च लगाकर प्रिया और उसकी बेटी को दुख दिया। मैं माफी मांगती हूं। आज से मैं ये आदत छोड़ दूंगी। चौल के बाकी लोग भी शर्मिंदा थे। वे माफी मांगने आए और प्रिया और उसकी बेटी की ज्यादा परवाह करने लगे। रामदास बाबा ने सब कुछ देखा और धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर थपथपाते हुए एक आम लेकिन गहरी बात कही, बेटा, घर बड़ा है या छोटा, ये खुशी तय नहीं करता। लोग थक हार कर काम से लौटें और फिर भी वहीं लौटना चाहें, वो घर बड़ा होता है। वही असली घर होता है। अर्जुन ने प्रिया और परी को उस ठंडे बंगले में जाने के लिए मजबूर नहीं किया। वो समझ गया कि वो इस जगह की है जहां पड़ोसियों का प्यार है, जहां सादगी और सच्चाई है। उसने पास में ही एक छोटा सा घर खरीदा जिसमें एक धूप से भरा आंगन था ताकि परी खेल सके, एक बड़ी रसोई थी ताकि प्रिया जी भर कर केक बना सके। उसने वही जीवन शैली बनाए रखी जिसे वो पसंद करती थी, जहां वो कभी भी अकेला या हीन महसूस ना करे। एक शाम पूरा परिवार, 3 लोग, नए घर में एक गरम जोशी भरे खाने की मेज पर बैठे थे। प्रिया ने अर्जुन को खाना परोसा। उसने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। परी बीच में बैठी खुशी खुशी बातें कर रही थी। अचानक वो अर्जुन की ओर मुड़ी। उसकी काली आंखें चमक रही थीं। अर्जुन अंकल, क्या मैं अब से आपको पापा बुला सकती हूँ? बच्ची के मासूम सवाल ने अर्जुन को चौंका दिया। उसने जवाब नहीं दिया, बस उसकी नाक में एक चुभन सी हुई, आंखें लाल हो गईं। वो मुड़कर प्रिया को देखने लगा। उसने भी जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया और अपनी गाल पर लुढ़कते खुशी के आंसू को चुपके से पोंछ लिया। आंगन में हल्की हवा चल रही थी। घर में सब्जी का पतीला अभी भी भाप छोड़ रहा था। एक बच्चे की खिलखिलाहट की आवाज आ रही थी। खुशी आखिरकार कोई शोर शराबे वाली शानदार चीज नहीं थी। खुशी बस इतनी सी थी कि सारे तूफानों के बाद वे अभी भी एक दूसरे के साथ एक सामान्य खाने की मेज पर बैठ सकते थे, एक ऐसी जगह पर जिसे घर कहा जाता है।
आप सब ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हमारे साथ साझा जरूर करें ताकि हम सब उसे पढ़ सकें।